Welcome to the channel Physics by Dr. Jigs, and I am Dr. Jigyasa Sharma, your friendly motherly guide. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NCERT का चैप्टर 8 दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। द ग्रेट फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन के अनुसार 19th सेंचुरी की सबसे बड़ी डिस्कवरी मानी जाती है मैक्सवेल्स डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ द 19th सेंचुरी। पहली मैक्सवेल की इक्वेशन है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वी आर ऑल वेरी फेमिलियर विद दिस इक्वेशन। दूसरी है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। राइट साइड पर जीरो है क्योंकि जितनी मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर आती हैं उतनी ही बाहर भी जाती हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज फॉर्म लूप्स। द थर्ड इक्वेशन इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे भी हम अच्छे से फेमिलियर हैं। अभी तक लग रहा है कि उसने किया क्या है मैक्सवेल ने, ये तीनों तो और लोगों की इक्वेशंस हैं। नाउ हियर इज वेयर द रियल कंट्रीब्यूशन ऑफ मैक्सवेल कम्स इनटू पिक्चर। ये है मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करें तो यहाँ पर आईडी को छोड़ करके जितनी टर्म्स हैं दिस गिव्स अस द एम्पियर सर्किटल लॉ जो हमने पढ़ा है। This ID or the displacement current is a contribution of Maxwell जो उसने इंट्रोड्यूस किया इस इक्वेशन में। ये डिस्प्लेसमेंट करंट इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। जब यहां पर राइट हैंड साइड को हम देखेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिविंग अ करंट which is contributing to the magnetic field। तो अभी तक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से हम इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल जनरेट करना देख चुके थे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। लेकिन मैक्सवेल के डिस्प्लेसमेंट करंट के बाद ये कॉन्सेप्ट भी आता है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स आल्सो गिव्स राइज टू मैग्नेटिज्म, एंड हियर इज वेयर वी कैन परफेक्टली गेट द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैक्सवेल की पब्लिकेशन 1865 की अ डायनामिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ने ये दिखाया था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स भी स्पेस में उसी तरीके से चल सकते हैं जैसे लाइट चलती है, दैट इज इन अ अनड्यूलेटेड टेरेन। अगर इस रोड को देखो कॉन्टिन्यूसली नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर जा रही है तो ये आपको लग रहा होगा अगर आप अपने हाथ से इसको ऐसे ट्रेस करने की कोशिश करें बिल्कुल एक वेव का मोशन है। तो वही वेव का मोशन लाइट वेव्स का भी है और वही वेव का मोशन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का भी है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। अब इसे थोड़ा सा समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरीके से हमें विजुअलाइज करनी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन अलोंग z डायरेक्शन लेकर के चले तो पहले हमने डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन z को डिफाइन कर लिया कि हमें z प्रोपेगेटिंग एक वेव चाहिए। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा दैट वुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस। तो अगर आप रेड वाली वेव को देखें, इसका एनवेलोप देखिए जो एरोज जा रही हैं, दिस इज अ साइनोसॉइडल वेव। आराम से आपको समझ आ रहा है। सो दिस इज अ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड साइनोसॉइडिकली वेरिंग है। साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड को ब्लू वाला एनवेलोप देखो तो ये भी एक साइन वेव है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी साइनोसॉइडिकली वेरिंग है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में ही टाइम के हिसाब से वेरिएशन है। अब टाइम के हिसाब से साइन वेव वाला वेरिएशन है दोनों में, पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि ये वेव z डायरेक्शन में आगे चल रही है और ये दोनों भी साथ साथ चल रहे हैं तो यहाँ पर आपका स्पेस डिपेंडेंस भी है। स्पेस में अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम देखें तो टाइम के हिसाब से फील्ड चेंज होगा और एक पर्टिकुलर टाइम पर ये वेव आगे z डायरेक्शन में चलेगी। हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स से आप क्या समझते हो? ट्रांसवर्स वर्ड बच्चों होता है नॉर्मल या परपेंडिकुलर या ट्रांसवर्स मतलब 90 डिग्री पर। तो ट्रांसवर्स वेव से ही अगर हम इसका आइडिया ले लें बहुत अच्छे से क्लियर होता है कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो z है। अगर वेव ट्रांसवर्स है मतलब इसकी ऑसिलेशंस कैसी? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की देखो x डायरेक्शन में है जो कि 90 डिग्री पर है z से, और अगर मैग्नेटिक फील्ड की देखें तो वो भी 90 डिग्री पर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन से, क्योंकि x और y दोनों ही 90 डिग्री पर है z डायरेक्शन से। सो ट्रांसवर्स वेव नेसेसरीली मींस कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन से हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशंस और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशंस दोनों ही परपेंडिकुलर या नॉर्मल या ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स वेव की जगह और दूसरी वेव कौन सी होती है? लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो अगर लॉन्जिट्यूडनल शब्द कहीं पर आता है तो लॉन्जिट्यूडनल, टैंजेंशियल या पैरेलल। अगर ऑसिलेशंस ऐसी होती कि ये जो आपकी
डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, इसी के अलोंग ऑसिलेशंस होती हैं इस तरीके से, तो वो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होती है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन सेम है, पैरेलल है, टेंजेंशियल है, तो वो होता लॉन्जिट्यूडनल वेव। यहाँ पर हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन z है, इसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में, और इसी के परपेंडिकुलर y डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज द आइडिया ऑफ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि दो क्रेस्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज लैम्डा और वेवलेंथ, और यही वेवलेंथ रहेगी फॉर द एंटायर वेव। So what are electromagnetic waves? Electromagnetic waves necessarily वो waves हैं which do not need matter to transfer energy. इसको हम थोड़ा थोड़ा और आगे देखेंगे, लेकिन electromagnetic waves को कोई भी material medium नहीं चाहिए। दूसरी चीज, they are made by oscillating electric charges and can travel through space by transferring energy between vibrating electric and magnetic fields. तो जैसे कि अभी हमने देखा था कि vibrating electric field इस direction में, vibrating magnetic field इस direction में, इससे एनर्जी इसमें और इससे इसमें ट्रांसफर होगी कॉन्टिन्यूअसली, और यही ट्रांसफर ऑफ एनर्जी आगे बढ़ती रहेगी या प्रोपगेट होगी, तो दिस इज नोन एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये बनते कैसे हैं? दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्जेस। हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड? इसको देखते हैं अच्छे से। क्या स्टेशनरी चार्जेस हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे सकते हैं? नो, इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि स्टेशनरी चार्जेस सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स बनाते हैं। अगर कोई एक चार्ज यहाँ स्टेशनरी रखा है तो किसी भी एक पॉइंट P पर E की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। लेकिन हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में तो E हमने देखा है कि इस तरीके से चल रहा है, और इसी E के कारण B भी इस तरीके से चल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही साइनसॉइडिकली वेरिंग है। तो अगर हम इस चार्ज को यूनिफॉर्म मोशन में चला लें तो क्या ये देगा हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? नहीं, ये तब भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इस चार्ज को यहां से यहां तक चलाते हैं तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से बढ़ेगी यूनिफॉर्म मोशन में, ये यूनिफॉर्मली बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली बढ़ती है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड्स ऐसे प्रोड्यूस होंगे जो टाइम वेरिंग नहीं होंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल गिव मी अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसलिए हमें चाहिए एक्सेलरेटेड चार्जेस। मतलब अगर चार्जेस एक्सेलरेटेड है, जैसे ऑसिलेटरी चार्ज लें, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड चार्जेस, तो वो एक्सेलरेटेड चार्जेस हमें कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, और जब इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तभी इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। So, accelerated charges radiate electromagnetic waves. एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है जो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो ऑसिलेटिंग है वो वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है जो ऑसिलेटिंग है। तो इसी तरीके से हमको एक कॉन्टिन्यूअस वेव मिलती है। So the oscillating electric and magnetic fields just regenerate each other as the wave propagates through the space. Now the frequency of electromagnetic wave naturally equals the frequency of oscillation of charge. तो जिस frequency से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, अगर टाइम एक्सिस पर देखें, so this is the time period and 1/T is your frequency, तो वही frequency रहती है हमारी वेव की। The energy associated with the propagating wave comes at the expense of the energy of the source. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी जो सोर्स एक चार्ज को एक्सेलरेट कराएगा या ऑसिलेट कराएगा, फिर वो चार्ज रेडिएट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, तो वो एनर्जी हमें आई सोर्स से। तो रिकैप, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने देखा कैसे हुआ। पहले एक इलेक्ट्रिक चार्ज वाइब्रेट किया या फिर ऑसिलेट किया, और फिर उसके कारण उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ, और वो चेंज जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आया, दैट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स, एंड हेंस द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्रिएट ईच अदर अगेन एंड अगेन। तो वो कॉन्टिन्यूअसली इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता रहता है, और ये जो एनर्जी है इन दोनों की, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की, ये आगे प्रोपगेट भी होती है। दिस इज नोन एज अ वेव। सो दे आर सेल्फ सस्टेनिंग ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। किसी भी मीडियम में भी हो सकती हैं औरों में, पर जनरली वी नो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रैवल इन स्पेस और वैक्यूम। नाउ दैट्स वंडरफुल। तो इसका मतलब तो अगर हमें लाइट बनानी है, हमें पता है कि लाइट या फिर विजिबल लाइट जो है हमारी, दैट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो हम क्या करें? एक एसी सर्किट बनाएं जिसमें करंट ऑसिलेट कर रहा है एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट, तो वहां से जो रेडिएशन निकलेंगी वो लाइट निकल जाएगी। क्या इस तरह से है? हमें लाइट कैसे मिलती है? हमें लाइट ऐसे नहीं मिलती या नहीं मिल सकती। क्यों?
क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर हम मिड सेगमेंट स्पेक्ट्रम के बीच में येलो लाइट की ही अगर हम फ्रीक्वेंसी लें तो ये 6 × 10⁻14 हर्ट्ज है, और ये इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है कि इस फ्रीक्वेंसी पर हमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स नहीं काम करते हुए मिल सकते। दिस इज अ प्रैक्टिकल व्हाट मी से कि हमें प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ पर लिमिटेशन है हमारे लिए कि इतनी फ्रीक्वेंसी तक नहीं कर सकते। टेराहर्ट्ज के लिए भी अभी इंडिया में डिजाइन करना बहुत ही मुश्किल पड़ पा रहा है। अगर हम कुछ मटेरियल्स वगैरह डिजाइन करना चाह रहे थे टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर, तो मिलीमीटर वेव तक में भी नहीं कर पाए हम बहुत अच्छे से, क्योंकि फैब्रिकेशन नहीं हो पाती थी। हमें सोर्सेज टेराहर्ट्ज सोर्सेज बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और यहाँ पर टेराहर्ट्ज 10⁻12 हर्ट्ज, ये तो 6 × 10⁻14 हर्ट्ज है। तो इतना बड़ा चैलेंज तो पता नहीं कब जाके आएगा, या आ भी पाएगा या नहीं आ पाएगा। इस तरह के सोर्सेज आर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल राइट नाउ। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो सुनने में आता है दैट इज हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, जिसने मैक्सवेल की थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली और सक्सेसफुली टेस्ट किया था। और उन्होंने क्या दिखाया था? उन्होंने ये दिखाया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वास्तव में। ही शोड द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और साथ ही साथ डेमोन्स्ट्रेट किया था कि जो कुछ इस तरीके की वेव्स बनाई थी जिनका वेवलेंथ 10 मिलियन टाइम्स दैट ऑफ लाइट वेव्स है। इसका मतलब बहुत लो फ्रीक्वेंसी थी। वेवलेंथ अगर 10 मिलियन टाइम्स है लाइट वेव्स की, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। तो काफी लो फ्रीक्वेंसी की वेव्स को उन्होंने प्रोपगेट करके दिखाया था एक्सपेरिमेंटली। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हर्ट्ज ने फर्स्ट टाइम किया था, और साथ ही साथ ही कुड प्रूव दैट दीज वेव्स कैन बी डिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड एंड पोलराइज्ड। सो ही कंक्लूसिवली एस्टैब्लिश्ड द वेव नेचर ऑफ रेडिएशन, क्योंकि उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आगे प्रोपगेट भी करा के दिखाया, और उसको जब प्रोपगेशन के दौरान उसने वहां पर उसकी रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन भी दिखाई। तो इसका मतलब ये है कि वेव नेचर, क्योंकि हम ये जानते हैं कि डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को हम वेव नेचर से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सो ही एस्टैब्लिश्ड द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। He also produced stationary electromagnetic waves. Stationary waves आपने पढ़ी है, स्टैंडिंग वेव्स। तो वो स्टैंडिंग वेव्स बना करके उसने उनकी वेवलेंथ भी मेजर की थी। Since the frequency of the wave was known, being equal to the frequency of the oscillator, हमें पता है कि जिस फ्रीक्वेंसी से चार्ज ऑसिलेट करेगा वही फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, वही मैग्नेटिक फील्ड की होगी, और इन टर्न वही नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारी वेव की होगी। तो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी अगर पता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी पता है। तो वहां पर उन्होंने स्पीड निकाली थी फ्रॉम द फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। v और c, अगर ये एयर में है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट कम्स आउट टू बी c, विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहां पर जब उन्होंने इस फॉर्मूला से उसकी वेलोसिटी, EM वेव्स की वेलोसिटी निकाली, तो देखा कि दैट स्पीड केम आउट टू बी एग्जैक्टली सेम एज द स्पीड ऑफ लाइट। इंडिया में 7 years आफ्टर हर्ट्ज, सर JC बोस ने कैलकाटा में प्रोड्यूस किए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड दे वर ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ये वो फ्रीक्वेंसी थी जो अब आज की डेट में मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम में जाती है। सो दीज वर वेव्स ऑफ मच शॉर्टर वेवलेंथ, मिलीमीटर वेव फ्रीक्वेंसी की वेव्स को उन्होंने प्रोड्यूस किया था। एंड हिज एक्सपेरिमेंट लाइक दैट ऑफ हर्ट्ज वाज कन्फाइंड टू द लैबोरेटरी, बट ही कुड नॉट प्रैक्टिकली प्रोड्यूस देम और ट्रांसमिट दोज वेव्स आउटसाइड द लैबोरेटरी। अराउंड द सेम टाइम मार्कोनी ने इटली में ट्रांसमिट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। उन्होंने बहुत लो फ्रीक्वेंसी की ली थी, और उसको उन्होंने डिस्टेंसेस ऑफ मेनी किलोमीटर्स ट्रांसमिट करके दिखाया था। सो हिज एक्सपेरिमेंट एक्चुअली वाज ब्रॉट आउटसाइड द लैबोरेटरी, एंड ही इज कंसिडर्ड टू बी द वन हु सक्सीडेड इन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस कम्युनिकेशन थ्रू EM वेव्स। ये जो मिलीमीटर वेव फ्रीक्वेंसी जो सर JC बोस ने यूज करी थी, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ 5G दैट द साइंटिस्ट्स आर नाउ ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट। अब क्योंकि 4G स्पेक्ट्रम तक आते आते आपका इतना ट्रैफिक है, एक तरह से कहना चाहिए कि इतनी कम बैंडविड्थ मिल पाती है हर काम के लिए। अब आपको ज्यादा से ज्यादा डेटा ट्रांसफर चाहिए, वेरी हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर चाहिए, वीडियोज ट्रांसमिशन चाहिए, आपको GPRS पूरा बहुत बढ़िया चाहिए। तो उसके लिए वेरी हाई स्पीड नेटवर्क्स आर रिक्वायर्ड एज वेल एज हाई बैंडविड्थ और वेरी वाइड बैंडविड्थ are required, which are practically possible in the millimeter wave spectrum. तो ये millimeter wave spectrum जो आजकल हम लोग 5G में एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके लिए एंटेनास बना रहे हैं, उसके लिए फिल्टर्स बना रहे हैं, उसके लिए मेटामटेरियल्स डिजाइन कर रहे हैं, तो वो 5G वाली ही वेवलेंथ पर काम किया था सर JC बोस ने। मार्कनी ने बहुत ही छोटी फ्रीक्वेंसी पर या लोअर फ्रीक्वेंसी एंड पर काम किया था। Look,
लोग कहते हैं कि मार्कोनी इज कंसिडर्ड टू बी द पायनियर इन कम्युनिकेशन सिस्टम्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और सर जेसी बोस का काम या नाम इतना ज़्यादा नहीं आता सामने अगर हम पूरा देखें उस सिनेरियो को। क्यों नहीं आता? दिस इज बिकॉज ही नेवर पेटेंटेड हिज वर्क। Based on his principles, he was reluctant to patent his inventions. कहा जाता है सर जेसी बोस ये मानते थे कि अगर मैंने कोई काम किया है तो मैं उसको पेटेंट नहीं कराऊंगा, और भी लोगों को उस पर काम करने दो, औरों का भी अधिकार है उस पर काम करने का, और औरों का भी अधिकार है उसको लेकर के आगे बढ़ने का, एंड दैट इज द रीजन ही नेवर पेटेंटेड हिज वर्क। लोग फटाफट से अपना पेटेंट करा लेते हैं अपना काम कि ये तो मेरा किया हुआ है, कोई और नहीं कर सकता, कोई और इसको उठा करके एज इट इज इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, और लोगों ने पेटेंट कराया वो काम जो बेसिस, जिसका बेसिस था सर जेसी बोस का काम। ही वाज अ ग्रेट पर्सन। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। नंबर 1 इज दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। हम पहले ही देख चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले कि ट्रांसवर्स वेव्स हैं, जो डायरेक्शन है प्रोपगेशन की उससे 90 डिग्री पर है इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशंस भी, और 90 डिग्री पर ही है मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशंस भी। सो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अगर हम ये देखें कि माने कि x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और y डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो z डायरेक्शन में हम मानते हैं प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। इसको भी हम थोड़ा और आगे देखेंगे क्योंकि ये E क्रॉस B या E क्रॉस H से आता है हमारा एनर्जी वेक्टर। तो अच्छा ये बताओ, ये इस तरीके की इक्वेशंस कुछ कुछ सुनी या देखी लग रही है बच्चों? यस, कहाँ देखिए? These are the equations you studied in class 11 वेव्स के चैप्टर में, और वहां पर अगर तुमने अच्छे से पढ़ी है वेव्स तो यहाँ पर काफी कुछ तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा समझ पाना, विजुलाइज कर पाना और एकदम से पकड़ पाना, राइट? तो ये तो बहुत जनरल सी इक्वेशन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की देखो साइनसॉइडल वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ओमेगा टी, और इन स्पेस के जेड, तो स्पेस में भी वो आगे बढ़ रही हैं और टाइम के हिसाब से भी आगे बढ़ रही हैं, और साइनसॉइडल वेरिएशन है दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अगर x में इलेक्ट्रिक फील्ड है और y में मैग्नेटिक फील्ड है, अच्छा ये और है kz माइनस ओमेगा टी है यहाँ पर, तो दिस इज अ फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव। तो अगर फॉरवर्ड बढ़ते हुए पॉजिटिव x में जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव y में जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो पॉजिटिव z में जाएगा आपका वेव। k की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा होती थी, आपको याद होगा, इसे हम प्रोपगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, वेव कांस्टेंट भी बोलते हैं। नाउ थोड़ा सा इनको ध्यान देते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखते हैं E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी, नाउ दिस इज द एम्पलीट्यूड। ये साइनसॉइडल वेरिएशन जो है वो kx मतलब स्पेस की वेरिएशन है, अगर माइनस आता है दिस इज अ फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव। अगर आपको याद हो क्लास 11 में आपने किया था कि अगर इस तरह की वेव है, इसकी वेलोसिटी निकालोगे तो पॉजिटिव आती है वेलोसिटी। अगर इस तरह की वेव है, यहाँ पर ओमेगा टी में आप प्लस साइन रखते हैं, एंड देन वी कैलकुलेट फॉर दिस यूनिफॉर्म प्लेन वेव को मानते हुए अगर हम वेलोसिटी करते थे कैलकुलेट, तो यहाँ पर वेलोसिटी निकल के आएगी आपकी नेगेटिव। दैट मीन्स द वेव इज ट्रैवलिंग इन अ नेगेटिव डायरेक्शन। और ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा कि अगर साइनसॉइडल फंक्शन में kx और ओमेगा टी ऐड हो रहे हैं, मतलब ओमेगा टी के आगे प्लस का साइन है, दिस इज अ बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव विद अ नेगेटिव वेलोसिटी, और यहाँ पर अगर माइनस का साइन है तो दिस इज अ फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव। सेम गोज फॉर b ऑल्सो। ऑब्वियसली e और b कपल्ड है, तो जिस डायरेक्शन में e चलेगा उसी डायरेक्शन में b चलेगा। ऐसे नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो आगे को जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पीछे को जा रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल। नाउ थोड़े से ये फॉर्मूला छोटे छोटे से जो आप कर चुके हो क्लास 11 में उनको देख लेते हैं। हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू सी इंटू के होती है स्टैंडर्ड रिलेशन फॉर के वेव्स। फॉर एनी काइंड ऑफ अ वेव ओमेगा इज इक्वल टू सी इंटू के। सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड के इज द प्रोपगेशन कांस्टेंट या वेव कांस्टेंट। न्यू अगर हम देखें फ्रीक्वेंसी इस तरह से न्यू देखें, या कई बार हम एफ भी ले लेते हैं, आप लोग एफ भी लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो द फ्रीक्वेंसी न्यू इज ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये भी हमें पता है। वेव नंबर या वेव कांस्टेंट इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा, ये भी पता है। अगर हम यहाँ से ओमेगा की वैल्यूज यहाँ से निकाल करके और यहाँ से निकाल करके इक्वेट कर दें तो 2 पाई न्यू इज इक्वल टू सी के आएगा, और के की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा डाल दें तो हमें मिलेगा सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। इसे वी मत पढ़ना, दिस इज न्यू फ्रीक्वेंसी। तो C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा मिला, जिसको इन जनरल C तो तब है जब एयर या वैक्यूम में चल रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किसी भी और मीडियम में होगी, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी तो उसकी इन जनरल वेलोसिटी हम V ले सकते हैं। सो V इज इक्वल टू एफ लैम्डा है, जो इन जनरल सबको याद होता है या आपको भी याद होगा। दिस इज अ इक्वेशन विच वी ऑल हैव टू रिमेंबर।
और ये सारे फॉर्मूलाज भी ध्यान रखना, छोटे छोटे से हैं, ये सारे कॉन्सेप्चुअल हैं, आपको ध्यान में रहनी चाहिए। Now the next property of electromagnetic waves is the oscillating electric and magnetic fields are in same phase and their magnitudes have a constant ratio। तो ये जो E और B है, हमने फेज भी देखा है जब आपने वेव्स का चैप्टर पढ़ा है कि एक वेव यहाँ आ रही है और एक ये आ रही है, तो ये 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है, एक कॉस से रिप्रेजेंट हो जाएगी, एक साइन से रिप्रेजेंट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, E और B इन फेज चलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आर इन फेज, और साथ ही साथ इनके मैग्नीट्यूड्स का अगर हम रेशियो लें, दैट कम्स आउट टू बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दे डू नॉट नीड अ मटेरियल मीडियम टू प्रोपगेट। इनको जरूरत नहीं है किसी मटेरियल मीडियम की प्रोपगेट करने की या आगे बढ़ने के लिए, अनलाइक द साउंड वेव्स या लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। ईथर 19th सेंचुरी के जो साइंटिस्ट थे ना, दे वर वेरी ऑब्सेस्ड अबाउट द मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एवरीथिंग। तो वो वहां पर क्या था कि जिस तरह से हम मैकेनिकल वेव्स को देखते हैं, हम कहते हैं साउंड वेव है, उसको मीडियम चाहिए क्योंकि लॉन्जिट्यूडनल वेव है, उनको मीडियम चाहिए जाने के लिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी आगे बढ़ रही हैं। तो अगर कहीं पर कोई ये काम हो रहा था कि इनको मीडियम नहीं चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, तो साइंटिस्ट वर नॉट वेरी इंप्रेस्ड कि नहीं चाहिए। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा नहीं चाहिए तो है, दे नीड, उन्होंने एक हाइपोथेटिकल मीडियम बना लिया। उन्होंने कहा कि एक मीडियम है ईथर विच इज फिलिंग ऑल स्पेस इन द यूनिवर्स। तो जहां पर हम कहते हैं वैक्यूम है या कुछ नहीं है, वहां पर भी ईथर तो है। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि एक मीडियम तो है ऐसा जो चाहिए होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपगेट करने के लिए, एंड दैट इज ईथर, बिकॉज वेयर देयर इज नथिंग, जब वहां कुछ भी नहीं है तो ईथर तो है ही है, क्योंकि ईथर ने पूरे यूनिवर्स को भरा हुआ है। और इतना ज्यादा इससे ऑब्सेस थे कि एक नॉवल भी है द पॉइजन बेल्ट बाय सर आर्थर कॉनन डॉयल। उन्होंने ये दिखाया था उस नॉवल में कि जो पूरा सोलर सिस्टम है ना, वो पूरा का पूरा ईथर एक भरा है, मतलब पूरे यूनिवर्स में। तो सोलर सिस्टम पास करता है तो ईथर या एक पॉइजनस बेल्ट आती है, उसमें से पास करता है। लेकिन ये ईथर की जो हाइपोथेसिस थी, इसको भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने प्रूव करना चाहा या करते रहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उनको मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपगेट करने के लिए। और सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल रहे वो माइकलसन मॉर्डे रहे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1887 में, और उन्होंने ये दिखाया बहुत अच्छे से कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपगेट करती हैं या लाइट वेव्स प्रोपगेट करेगी, तो मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम ईथर को देते हैं, तो ये जो हाइपोथेसिस ऑफ ईथर, अगर हम मान लें कि ईथर है, तो वहां पे वो रिलेटिव मोशन, जैसे क्योंकि अगर आप कहीं पर भी रिवर में तैरते हैं, अगर आपको याद होगा, तो एक रिवर की वेलोसिटी है, एक आपकी तैरने की वेलोसिटी है, तो जो निकल करके आएगी दैट इज अ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ यू इन द रिवर और द स्विमर इन द रिवर। तो वो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लेकर के आप लोग करोगे, कॉलेज में जाते ही फर्स्ट ईयर के पहले पेपर में फिजिक्स के ये पढ़ाया जाता है, माइकलसन एंड मॉर्डे रिलेटिविटी जहां पढ़ाई जाती है। तो आप अच्छे से करोगे कि वहां हाइपोथेसिस ऑफ ईथर को उन्होंने फॉल्स प्रूफ कर दिया कि ईथर जैसा कुछ नहीं है। तो सदियों तक जो लोग मानते रहते नहीं ईथर है और ईथर में जा रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि मीडियम तो चाहिए ही चाहिए। तो माइकलसन मॉर्डे ने 1887 में ये कहा कि नहीं, कोई भी मीडियम नहीं चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। तो अब ये मानना है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑसिलेटिंग इन स्पेस एंड टाइम कैन सस्टेन ईच अदर इवन इन वैक्यूम, मतलब वैक्यूम में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक दूसरे को, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। The next property is the velocity of light depends upon electric and magnetic properties of the medium। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी एप्सिलॉन या परमिटिविटी से आती है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज म्यू या परमिएबिलिटी से आती हैं। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट हमारे मीडियम की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करती है, एंड द वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/√μ एप्सिलॉन। अगर ये एयर या वैक्यूम है तो क्या बन जाएगा, ये तभी बन जाएगा √μ0 एप्सिलॉन नॉट। सो द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बन जाएगा, जिनकी वैल्यूज आपको पता है। बहुत सिंपल है, अगर आप μ0 की वैल्यू जो आपको याद होनी चाहिए या होगी, μ0 की वैल्यू डालो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डालो, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट करो, सीधा निकल के आ जाएगा c 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। करके देखना, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर मटेरियल मीडियम आता है वैक्यूम या एयर की जगह, तो आपकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 1/√μ एप्सिलॉन। जहां भी मटेरियल आता है बेटा, जितना भी एनालिसिस हम यहां करेंगे, हम मान करके चलेंगे कि एयर है या वैक्यूम है, तो एप्सिलॉन नॉट और μ0 वाला एनालिसिस करेंगे साथ। लेकिन जैसे ही कहीं पर मीडियम आएगा, यहाँ पर इस क्लास में तो रिक्वायर्ड नहीं है, पर आगे चल के कभी भी आप मटेरियल में देखेंगे इनकी प्रोपगेशन को, तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन रखना है और μ0 की जगह म्यू रखना है, बस।
द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अगर एयर और वैक्यूम की बात करें तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ है, फॉर ऑल वेवलेंथ्स या फॉर ऑल काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पूरा स्पेक्ट्रम बिल्कुल लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव से लेकर के लाइट तक सबकी ही स्पीड एयर में कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कि इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी होती है। अगर वेव कहीं पर भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो चेंज क्या आएगा, चेंज फ्रीक्वेंसी में नहीं आएगा बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है कि कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, यहाँ एयर जा रही थी फिर उसके बाद किसी एक मीडियम में गई, तो चेंज फ्रीक्वेंसी में कभी भी नहीं आएगा। चेंज किस में आएगा, लैम्डा में या वेवलेंथ में चेंज आएगा। सो दिस इज वन कॉन्सेप्ट यू हैव टू ऑलवेज ग्रास्प। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एक्सेलरेटेड चार्जेस आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसे हमने समझ पहले ही लिया था। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम लाइक अदर वेव्स। जैसे और वेव्स हैं, अगर हम साउंड वेव की बात करें, हमने पढ़ा है क्लास 11 में भी कि उसमें एनर्जी भी है और मोमेंटम भी है, उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी एनर्जी है और मोमेंटम है। देखो, देयर इज एन इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, हमने देखा था शुरू में चैप्टर 2 में आपने देखा है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट E²/2। उसी तरीके से एक मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होती है V²/2 म्यू नॉट। अगर इलेक्ट्रिक डेंसिटी भी है और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो हमारे पास तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों हैं, तो इसका मतलब दोनों ही एनर्जीज हैं। तो हमारे पास एक नॉन जीरो एनर्जी डेंसिटी है। और ये जो एनर्जी डेंसिटी की हम बात करते हैं, दिस एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखो, अगर कहीं से एक वेव कोई एंटेना ने प्रोपेगेट करा दिया, मान लो किसी कहीं दूर एक मोबाइल एंटेना है, उसने एक वेव को प्रोपेगेट कराया, वो तो चलने लगी, आगे को बढ़ी, तो जब आप उसकी एनर्जी की बात करोगे तो टोटल एनर्जी तो निकाल ही नहीं सकते कहां से कहां तक गई है। व्हाट वी फाइंड आउट इज द एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट क्रॉसेस अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो अगर यहाँ इस डायरेक्शन में आपकी वेव आ रही है तो उसके सामने आप एक यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर का एक एरिया माने, और उसमें से ये 1 सेकंड में कितनी एनर्जी निकलेगी, दिस इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। तो पर यूनिट टाइम 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर के एरिया से परपेंडिकुलर अगर हम बनाएंगे इस एरिया को हमारी वेव के, तो कितनी एनर्जी निकली है, दिस इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है, इट इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला आप याद रखिए, थोड़ा सा डिराइव करके हम आगे एक न्यूमेरिकल में कराएंगे हल्का बहुत, अदरवाइज यू हैव टू रिमेंबर कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट E² है, और जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है वो हाफ B²/μ, म्यू नॉट होना चाहिए बेटा, यहाँ इसको म्यू नॉट कर लेना, तो हाफ B²/μ है। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है वो ही मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। क्यों सेम है, बहुत सिंपल, आराम से निकाल सकते हो। अभी हमने देखा था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट c कितनी होती है, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। साथ ही साथ अभी हमने ये भी देखा कि E/B का रेशो क्या है, E/B इज C। अभी देखा था 2-3 स्लाइड पहले कि E/B इज C विच इज अ कांस्टेंट। सो अगर हम E की जगह C भी रख दें, कहीं पर यहाँ पर रख दो, E की जगह C दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू B आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C ये रहा, B ये रहा। अब आप करके देखो इसको यहाँ पर UE में, तो UE और द इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी में जब आप डालेंगे E² की जगह आप क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू का होल स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, और हाफ है ही जो यहाँ पर था। तो इसको अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो यहाँ पर तो ये क्या निकल करके आया, दिस कम्स आउट टू बी हाफ B²/μ0, है ना। और ये क्या चीज है, ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इक्वल है। अब बेटा जब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटीज अलग अलग देख चुके हैं, तो हम देखते हैं कि टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी किसी भी वेव की जो आगे चल रही है, उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी भी है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, और टोटल कितनी होगी उन दोनों को मिला करके। तो UE प्लस UB विल गिव मी द टोटल एनर्जी डेंसिटी। UE की वैल्यू हमने अभी देखी इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी की, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की भी वैल्यू देखी, और साथ ही साथ हमने देखा ये दोनों बराबर भी हैं। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो या तो किसी एक को डबल करके निकाल लेंगे या फिर आप इनको इंडिविजुअली भी ऐड करिए, तब वहां पर एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट दोनों की ही टर्म्स में और E और B की टर्म्स में रिप्रेजेंटेशन आएगी। तो बेसिकली हम जब रिप्रेजेंट करते हैं टोटल एनर्जी डेंसिटी को, तो हम किसी भी एक का डबल करके अगर हम इसको देखेंगे तो ये आएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू E² इक्वल टू
मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का डबल करेंगे तो B²/μ0। ये चीज आपको याद रखनी है। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी कम्स आउट टू बी दिस वैल्यू। अब साथ ही साथ हमें पता है, अभी हमने देखा था इससे जस्ट पहले कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब B²/μ0 इज इक्वल टू ε0 इंटू E²। ये है डबल ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ये है डबल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटीज। अगर ये दोनों चीजें बराबर हैं तो E²/B² का रेशियो क्या आया? ये आया आपका 1/μ0 इंटू ε0। और E/B का रेशियो क्या आया? E/B का रेशियो आएगा 1/√μ0 इंटू ε0। और हम जानते हैं कि 1/√μ0 इंटू ε0 इज C. So E/B comes out to be C. कुछ स्लाइड्स पहले हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि the ratio of electric and magnetic fields is constant and is given by C. तो वहां पर हमने डायरेक्ट मान लिया था। यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि वो निकल करके आता है मैथमेटिकली और एनालिटिकली कि E/B gives me the velocity of light C. साथ ही साथ हम देखें कि जब भी एक वेव चल रही है, आपने RMS वैल्यूज करी हैं, तो अगर हम यहाँ पर टोटल एनर्जी डेंसिटी की बात करते थे तो हमने E और B लिया, लेकिन अगर हम एवरेज एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं तो वी हैव टू टॉक इन टर्म्स ऑफ RMS वैल्यूज। तो RMS वैल्यू क्या होती थी? अगर ये पीक वैल्यू मान लीजिए E0 है तो RMS वैल्यू क्या होगी? RMS वैल्यू होगी यहाँ पर E0/√2। ध्यान है? So this gives me the RMS value या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। जब रूट मीन स्क्वायर है इसके अंदर तो यही देगी आपको एवरेज एनर्जी डेंसिटी। तो इसी में टोटल अगर देंगे तो E और B की वैल्यूज लेंगे, अगर एवरेज एनर्जी डेंसिटी लेंगे तो RMS वैल्यूज रखेंगे। ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं। इसी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास दो टर्म्स आती है। पहला है पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर बेसिकली रिप्रेजेंट्स द एनर्जी प्रोपगेशन इन वेक्टर फॉर्म। तो एनर्जी प्रोपगेशन, जो एनर्जी प्रोपगेट होती है वो जिस डायरेक्शन में होती है उसी डायरेक्शन में हमारा पॉइंटिंग वेक्टर है। पहली चीज E×H है इसकी वैल्यू। E और H दोनों के ही परपेंडिकुलर होना चाहिए इसका रिजल्ट, वो हमें पता है। हमारी ट्रांसवर्स वेव है तो E और H दोनों के ही परपेंडिकुलर। अगर E x में है, H y में है तो हमारी वेव z में है, तो वो हमें यहाँ से दिख रहा है कि इसका रिजल्ट जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में ही रहेगा। यहाँ पर E क्या है? E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। H क्या है? H इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। से आपको ध्यान रखना है। नॉर्मली यहाँ पर आपकी बुक में हम लोग अभी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यूज नहीं कर रहे हैं। अभी तक जो आप पढ़ रहे हो आप B पढ़ रहे हो, वेक्टर B विच इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड बोलते आ रहे हो अभी तक। तो अगर उसकी टर्म्स में हम पॉइंटिंग वेक्टर निकालेंगे तो इट विल कम आउट टू बी, क्योंकि H की वैल्यू होती है B/μ0। अगर एयर में है तो μ0, नहीं तो किसी भी मीडियम में है तो B/μ हो जाएगी। तो H की वैल्यू B/μ0 है तो पॉइंटिंग वेक्टर कितना हो गया हमारा? E×B/μ0। अब E×B/μ0 को जरा सा देखते हैं। E और B वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? एंगल 90 डिग्री है। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो E भी sin थीटा करेंगे, और sin थीटा जब 90 डिग्री एंगल है तो sin थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसलिए पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू क्या आई? ये आई E×B/μ0। तो पॉइंटिंग वेक्टर बेसिकली इज योर एनर्जी प्रोपगेशन, एनर्जी की वैल्यू रखता है। और ये आप इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? E×B/μ। इसी पॉइंटिंग वेक्टर को हम कई बार रिप्रेजेंट करते हैं एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इसको अगर हम देखें बेसिकली ये है क्या चीज? तो दिस इज द टाइम एवरेज इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स। टाइम एवरेज इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स है तो इसको हम अगर रिलेट करें जो हमने अभी तक पढ़ी है एनर्जी डेंसिटी, तो उसमें जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी हमने निकाली थी उसमें अगर आप C को मल्टीप्लाई करते हैं तो द टर्म आई गेट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर टाइम एवरेज इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स I। और I की वैल्यू कैसे आएगी? अभी हमने देखा था U एवरेज कितना आया था? B RMS का होल स्क्वायर बाय μ0 लिखो या फिर ε0 इंटू E RMS का होल स्क्वायर। अभी हमने किया है जस्ट पहले जब हमने डेंसिटी निकाली है, एनर्जी डेंसिटी निकाली है, तो एवरेज में हमने RMS वैल्यूज डाली थी। जब I है, ये जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ EM वेव्स है या टाइम एवरेज इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स है, ये कैसे आएगी? ये आएगी U एवरेज मल्टीप्लाइड बाय C। तो ये जो दो वैल्यूज थी इसमें से कोई भी एक मल्टीप्लाइड बाय C। कितनी हो गई? अगर हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं तो ε0 E RMS होल स्क्वायर इंटू C, और अगर इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेंगे तो हो जाएगी B RMS होल स्क्वायर बाय μ0 इंटू C। साथ ही साथ अगर RMS वैल्यूज को देखें तो RMS वैल्यू कितनी होती है? पीक वैल्यू बाय √2। तो RMS वैल्यू की जगह हम रख सकते हैं E0/√2
इसी तरीके से बी आर एम एस की जगह रख सकते हैं बी नॉट बाई रूट टू। तो जब ऐसा करेंगे तो जो हमारी इंटेंसिटी है वो कितनी निकल करके आएगी, इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू अगर लेंगे तो हाफ हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि रूट टू यहाँ से आया, रूट टू यहाँ से आया, तो आई विल कम आउट टू बी हाफ ई नॉट बी नॉट बाय म्यू नॉट। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इन टर्म्स ऑफ आरएमएस वैल्यूज लेते हैं तो उसकी वैल्यू ये है, और अगर इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यूज लेते हैं तो उसकी वैल्यू ये है। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर यूनिट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर रहेगा आपका वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये जो थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया है बहुत बहुत कुछ रखता है अपने अंदर, बहुत सारी टर्म्स है हमने जो डिफाइन कर दी, इंटर रिलेट कर दी। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं जो आपका एनसीईआरटी का 8.5 है, यहाँ से और क्लैरिटी आ जाएगी आपको। ये कह रहे हैं कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम अ 100 वॉट बल्ब। एक बल्ब है जिसकी पावर आउटपुट है 100 वॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर्स। अज्यूम दैट द एफिशिएंसी ऑफ द बल्ब इज 2.5% एंड इट इज अ पॉइंट सोर्स। सबसे पहले तो वो एक पॉइंट सोर्स के रूप में लेंगे। अगर एक पॉइंट सोर्स की तरह है तो कुछ इस तरीके से रेडिएट करेगा, हमें पता है, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकोमैग्नेटिक फील्ड्स रहेंगे। आगे हमारी वेव इस तरीके से जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि इसकी पावर तो 100 वॉट है। अब ये बताइए कि अगर 3 मीटर की दूरी पर देखें यहाँ पर, तो 3 मीटर का एक रेडियस बनाओ तो कितना सरफेस काटेंगी ये कुछ इस तरीके से। तो कितने एरिया से निकलेंगी, वो एरिया रहेगा इस स्फीयर का सरफेस एरिया, वो स्फीयर जिसका रेडियस है 3 मीटर। तो अब अगर जब हम एनालिसिस करेंगे इसको समझने के बाद, तो इंटेंसिटी क्या है, पावर अपॉन एरिया है, पावर पर यूनिट एरिया, और पावर हमें दी हुई है 100 वॉट की है। एरिया कौन सा है, सरफेस एरिया है। उतनी दूरी पर जिस पॉइंट पर हमें निकालना है वहां पर कितने एरिया को कट कर रही है, तो वो एरिया कितना आया आपका, क्योंकि रेडियस है 3 मीटर का तो एरिया आया 4πr², तो ये हो गया 113 मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी कैसे निकलेगी, पावर गिवन डिवाइडेड बाय एरिया। तो कितनी इंटेंसिटी आई, 100/113। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने ये दिया है कि एफिशिएंसी ऑफ द बल्ब 2.5% हो जाती है इस पॉइंट तक आते आते। ये बल्कि एफिशिएंसी है ही 2.5%, मतलब जितनी भी रेडिएशन निकल रही है उसका 2.5% ही वहां तक पहुंच पा रही है बीच में। तो वहां पर अब हमें क्या करना है, तो इंटेंसिटी जितनी निकाली थी हमने उसका 2.5% हम देखेंगे। तो जब 2.5% ऑफ 100/113 हम करेंगे तो हमें मिलेगी इंटेंसिटी एज 0.022 वॉट पर मीटर स्क्वायर। मतलब हमने देखा कि पावर पर यूनिट एरिया इज माय इंटेंसिटी, इतनी उसकी एफिशिएंसी है, तो कितनी निकल करके आई, इतनी। अब यही इंटेंसिटी हमें पता है, अब भी हमने जस्ट एक स्लाइड पहले किया है कि ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसको हम ERMS होल स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू C से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब ये रिप्रेजेंटेशन है तो हमें तो निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स देखने हैं, तो यहाँ से हम ERMS निकाल सकते हैं बच्चों। ERMS का स्क्वायर कितना आएगा, I/एप्सिलॉन नॉट इनटू C। I तो ERMS कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ I या इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू C। ये रहा इंटेंसिटी, अभी हमने निकाली है 0.022। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। C की वैल्यू हमें पता है। जब हम इन्हें सब्स्टिट्यूट करेंगे, अंडर रूट निकालेंगे, तो हमारा ERMS आता है 2.9 वोल्ट। साथ ही साथ हम जानते हैं कि ERMS इज इक्वल टू पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। तो यहाँ से पीक वैल्यू कितनी आ जाएगी, ERMS मल्टीप्लाइड बाय √2। तो 2.9 में √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.07 वोल्ट पर मीटर इज द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स यहाँ पर क्या वैल्यू रखते हैं वो निकालना था। तो आई गेट E0 एज 4.07 वोल्ट पर मीटर। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, वी नो दैट E/B गिव्स मी C। तो B कितना हो जाएगा, B हो जाएगा E/C। तो B0 की वैल्यू आ जाएगी E0/C0। तो इसको आप जब डिवाइड करेंगे विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड से, देन यू गेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हेंस योर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। Now the next property, an electromagnetic wave also exerts pressure, और उस प्रेशर को हम बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। देखो, अगर आपके चार्जेस, मतलब मान लो कोई एक चार्ज आपने रखा XY प्लेन में, हमने क्या किया, हमने अभी तक ये देखा है कि X एक्सिस में हमारा E इलेक्ट्रिक फील्ड है और Y एक्सिस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और Z डायरेक्शन में ये वेव चल रही है। अगर XY प्लेन में कोई एक हम चार्ज रख दें तो उस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। अब वो क्या होंगे, उसको एनर्जी मिलेगी उस चार्ज को। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट चार्ज वुड गेट एनर्जी। अगर उसके पास एनर्जी आएगी तो चार्ज का तो मास है ना,
तो उसके पास मोमेंटम भी आएगा। अब उसके पास मोमेंटम कहाँ से आया? हम ये मानते हैं कि इसका मतलब एक मोमेंटम हमारी वेव के पास रहता है कि उस वेव की इफेक्ट में जब कोई चार्ज पार्टिकल आएगा तो वो वेव अपना मोमेंटम उस चार्ज पार्टिकल को ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है। और इसका मतलब वो फोर्स लगा सकती है। अगर वेव फोर्स लगा सकती है तो प्रेशर भी एक्सर्ट करती है, एंड दिस प्रेशर इज नोन एज रेडिएशन प्रेशर। तो हमने ये माना कि एक चार्ज एक्स वाई प्लेन में रखा है, जब हमारा ई एक्स और वी वाई है, तो एक्स वाई प्लेन में एक चार्ज रखा है, तो उसके ऊपर फोर्स लगी, और फोर्स लगी तो इसका मतलब उसको कोई मोमेंटम मिला। मोमेंटम कहाँ से आया? वेव से ट्रांसफर हुआ, तो इसका मतलब वेव के पास अपना मोमेंटम है। और अगर वो फोर्स लगा रही है तो इसका मतलब फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर, हमें पता है, तो वो प्रेशर भी लगा सकती है उस रीजन में, एंड दैट प्रेशर इज नोन एज रेडिएशन प्रेशर। अब ईएम वेव के पास अपना मास कोई नहीं है, दीज आर मासलेस, कोई पार्टिकल वेव नहीं है, दिस इज ओनली, ये आपको ध्यान रखना है बेटा, जब ईएम वेव चल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है, दिस इज ओनली द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये जो प्रोपगेशन है वेव की, ये कोई भी पार्टिकल नहीं चल रहा, ये प्योरली एनर्जी चल रही है। एनर्जी ई नहीं देते हम यहाँ पर, क्योंकि ई इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, इसे पॉइंटिंग वेक्टर एस से देंगे। ये एनर्जी अभी आपने देखा यू देते हैं, क्योंकि ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए एनर्जी को ई यूज नहीं करना कहीं पर भी, ठीक है। तो जो प्रोपगेशन है वेव की, दैट इज प्रोपगेशन ऑफ प्योर एनर्जी, एनर्जी के अलावा कुछ नहीं है, मास नहीं है। अब जब भी वेव एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट होगी तब वो ट्रांसफर करेगी मोमेंटम उस ऑब्जेक्ट को। जैसे उसने अभी एक चार्ज पार्टिकल को हमने कहा कि फोर्स लगाई, उसी तरीके से जब ये वेव जाकर के किसी भी एक सरफेस से टकराएगी, तो जैसे एक बॉल जाकर के दीवार पर टकराती है तो अपना मोमेंटम ट्रांसफर करती है दीवार के ऊपर, उसी तरीके से ये वेव्स भी अपना मोमेंटम ट्रांसफर करेंगी। अगर टोटल एनर्जी ट्रांसफर T है, सॉरी टू अ सरफेस इन टाइम T इज U, तो हम दिखा सकते हैं कि P इज इक्वल टू U बाई C, वे P इज द मोमेंटम। कैसे? हमें पता है, बहुत जनरल सी इक्वेशन है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। MC स्क्वायर को अगर आप इस तरह से लिख सकते हो, मोमेंटम इंटू C, आराम से M इंटू C, मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, P इंटू C, तो यहाँ से क्या आ जाता है? P इज इक्वल टू E बाई C। E हम कभी लिखते नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम क्या लिखते हैं? U लिखते हैं। तो इसका मतलब मोमेंटम आपको हमेशा ध्यान रखना है कितना रहेगा? एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, या स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो किसी भी सरफेस पर कितना मोमेंटम डिलीवर होगा, दैट वुड बी एनर्जी डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आल्सो ट्रांसफर मोमेंटम टू अ हैंड, बट बिकॉज सी इज वेरी लार्ज। अब जैसे मान लो आपकी जो सनलाइट है, आप बाहर धूप में खड़े होकर अपना हाथ आगे कर लो, तो वो जो वेव्स, ये वो सन की रेज जो आपके हाथ पर पड़ रही है, दे आर ट्रांसफरिंग मोमेंटम टू योर हैंड, लेकिन पता क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, सी बहुत ज्यादा है, इसलिए पी बहुत कम है, इसलिए हमें पता नहीं चल पाता। Next, when the sun shines on our hand, we feel the energy being absorbed from the electromagnetic waves. Our hands get warm. ये तो हमें पता है सबको, क्योंकि कोई ना कोई एक एनर्जी आती है जो वहां पर इंसिडेंट होती है हमारे हाथ पर, हमारे हाथ को गर्मी मिलती है। अमेरिकन साइंटिस्ट निकोल्स और हल थे, उन्होंने 1903 में रेडिएशन प्रेशर को मेजर किया था, विजिबल लाइट के रेडिएशन प्रेशर को मेजर करा था, और उन्होंने वेरीफाई किया था ये वाला फॉर्मूला P इज इक्वल टू U बाई C। ये रिलेटिविटी से भी बहुत आसानी से आता है। इट वॉज फाउंड टू बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 7 into 10 की पावर -6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना कम है? तो रेडिएशन प्रेशर बहुत ही कम है विजिबल लाइट का। तो इसका मतलब अगर एक हम सरफेस एरिया लें 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो उसके ऊपर इस रेडिएशन प्रेशर के कारण, क्योंकि हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, तो फोर्स कितनी होगी? प्रेशर इनटू एरिया। तो अगर इस तरीके से हम निकालते हैं तो कितनी न्यूटन फोर्स आई है? 7 into 10 to the power -9 न्यूटन आई है, जो बहुत ही कम फोर्स है। अब एक चीज हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, पॉइंटिंग वेक्टर। हमने ये कहा कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो उसमें आगे बढ़ क्या रहा है? मास तो कुछ है नहीं, बढ़ क्या रहा है? एनर्जी बढ़ रही है। उस एनर्जी को जब हम वेक्टर की फॉर्म में देते हैं, क्योंकि ये जो प्रोपगेशन डायरेक्शन होती है हमेशा कि इधर जा रही है या किसी और डायरेक्शन में जा रही है, सो एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है, जो एनर्जी आगे बढ़ रही है, इट हैज टू बी इन वेक्टर फॉर्म कि कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। सो वो वेक्टर क्वांटिटी S से डिनोट करते हैं, अ वेक्टर S नोन एज पॉइंटिंग वेक्टर, एंड दिस रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया। अभी हमने देखा था कि एनर्जी हम टोटल तो ले ही नहीं सकते, एनर्जी डेंसिटी लेकर के चलते हैं हमेशा। सो एनर्जी पर यूनिट एरिया, अगर हम यूनिट एरिया उसके 90 डिग्री या परपेंडिकुलर रख लें, और पर सेकंड, तो यूनिट एरिया में से पर सेकंड हमारी वेव कितनी एनर्जी दे करके जाएगी, दैट एनर्जी डेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म इज नोन एज पॉइंटिंग वेक्टर। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है बच्चों, S इज इक्वल टू E क्रॉस H। H अभी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपने नहीं देखा है, तो यहाँ पर H जो है B बाय म्यू नॉट होती है,
तो अगर इसको रख दोगे तो दिस विल बी ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट। उस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि दिस इज पॉइंटिंग वेक्टर। और पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन। तो जब भी वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन आपको निकालनी है तो आपको ये ही ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना कि ई क्रॉस बी से ही निकालोगे। ई क्रॉस बी बाय म्यू नॉट ले लो, ये तो एक वो है कांस्टेंट है, इज इक्वल टू एस। तो प्रोपगेशन डायरेक्शन कहां से आएगी? ई की डायरेक्शन, क्योंकि ई भी एक वेक्टर है और बी की डायरेक्शन को क्लब करोगे तभी आएगी। नाउ टेक्नोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ काम आती हैं, क्यों काम आती हैं? हमने देख लिया कि दे कैन कैरी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जब भी एनर्जी ट्रांसमिशन चाहिए तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज करते हैं। रेडियो में, टीवी में, जितनी भी ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स है, सैटेलाइट ट्रांसमिशन पूरा का पूरा, मोबाइल ट्रांसमिशन, सारे के सारे जितनी भी वेव्स हैं, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। Now, light also carries energy from sun to earth, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और अगर वो एनर्जी नहीं आएगी अर्थ पे तो अर्थ के पास अपनी तो कोई एनर्जी है नहीं, देयर वोंट बी एनी पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो लाइफ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि एनर्जी कहाँ से आ रही है? सन से आ रही है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। चलो एक सिंपल सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग अलोंग जेड एक्सिस। चलो आपकी वेव जो है जेड एक्सिस में जा रही है। Write the two possible pairs of expression for its oscillating electric and magnetic fields. How are the peak values of these oscillating fields related to each other? अब अगर z axis में वेव जा रही है तो दो पॉसिबल पेयर ऑफ एक्सप्रेशन क्या हो सकते हैं, इसको देखते हैं इस तरीके से। पहली क्या होगी, अगर z में जा रही है तो ये प्लस z भी हो सकती है और माइनस z भी हो सकती है। तो दो पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है। तो पहली पॉसिबिलिटी जब प्लस z है तो इसका मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही फॉरवर्ड ट्रैवलिंग होंगी। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड भी पॉजिटिव z में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव z में है, क्यों है? क्योंकि दोनों में यहाँ माइनस आ रहा है, देखो। सो दीज आर फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव्स। तो पूरी की पूरी वेव प्लस z डायरेक्शन में जा रही है। अब अगर नेगेटिव z डायरेक्शन में जाना है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि दोनों की दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों ही नेगेटिव z डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों ही बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव्स हैं। तो इसका मतलब दोनों में ही प्लस है। दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। अब पीक वैल्यूज कैसे रिलेट होते हैं, एक और क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, व्हाट आर द पीक वैल्यूज ऑफ दीज ऑसिलेटिंग फील्ड्स, हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर। तो हमने देखा है कि C इज इक्वल टू E नॉट बाय B नॉट। अच्छा, अब यहाँ पर जो ध्यान देने की जरूरत है वो आपको ये देखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस तुम पता नहीं कैसे कर देते हैं बच्चे और ये चीज नहीं ध्यान देते हैं। अगर पॉजिटिव z डायरेक्शन में जा रही है वेव तो आई जे के वेक्टर आपको अच्छे से पता है कि z डायरेक्शन में अगर उसको वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो यूनिट वेक्टर k रहेगा। साथ ही साथ पॉइंटिंग वेक्टर अभी हमने आपको बताया कि E क्रॉस B इज S पॉइंटिंग वेक्टर, ये एनर्जी है। तो एनर्जी हमारी किस डायरेक्शन में जा रही है? जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है k। तो हमें पता है कि हमें राइट साइड पे क्या मिलना है? यूनिट वेक्टर k मिलना चाहिए। अब ये बताओ, अगर A क्रॉस B कुछ भी दो वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट लिया है और रिजल्ट में k आ रहा है तो पहला I और दूसरा j होना चाहिए, है ना? तो इसका मतलब E किसके अलोंग है? x डायरेक्शन के अलोंग और B किसके अलोंग है? y डायरेक्शन के अलोंग। तो जो ये फिगर दिया है आपकी एनसीईआरटी में, इसमें आपको पॉजिटिव z डायरेक्शन में प्रोपगेटिंग वेव दिखाई है तो उन्होंने E को x में दिया है और B को y में दिया है। अगर बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव हो जाएगी तो क्या होगा? बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव है तो इसका मतलब k इधर यहां पर है माइनस k, नेगेटिव z डायरेक्शन में। अगर नेगेटिव z डायरेक्शन में है प्रोपगेशन तो इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर जो आना चाहिए, जो पॉइंटिंग वेक्टर है E क्रॉस B करके, अगर रिजल्टेंट माइनस k चाहिए तो आप जानते हैं इस तरह से एक ट्रायड बनाते हैं ना, I J और K का, और ये एरोज बनाते हो, इसी तरह से करते हो ना वेक्टर अलजेब्रा। तो अगर आपको माइनस k चाहिए तो आप J क्रॉस I करोगे तब माइनस k मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? J क्रॉस I करने से पहला वेक्टर कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ये, क्योंकि A क्रॉस B क्रॉस A नहीं होता क्रॉस प्रोडक्ट में, तो पहला वेक्टर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, वो किसके अलोंग है? J। और दूसरा वेक्टर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, वो किसके अलोंग है? I। तो अगर नेगेटिव ट्रैवलिंग वेव है z डायरेक्शन की तो E इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में आएगा आपकी बार, और B या मैग्नेटिक फील्ड x डायरेक्शन में आएगा। ये ध्यान रखना है। जो एनसीईआरटी का फिगर है वो ये वाला बताता है पॉजिटिव ट्रैवलिंग वेव का। तो जो नेगेटिव ट्रैवलिंग वेव है उसमें बदल जाएंगे, E जो है y के अलोंग हो जाएगा और B जो है x के अलोंग हो जाएगा। अब जब हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव समझ चुके हैं कि कैसे रिलेटेड है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन से, तो अब एक सिंपल सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप ये वीडियोस देखने बैठे तो एक कॉपी और पेन के साथ बैठे, हम साथ साथ मिलकर के करेंगे, आपको
अच्छी तरीके से तैयारी होगी और अच्छा मजा भी आएगा। सो व्हाट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर? जेड डायरेक्शन में प्रोपगेशन है। अगर जेड डायरेक्शन में प्रोपगेशन है तो यूनिट वेक्टर के तो है हमारा पॉइंटिंग वेक्टर का, क्योंकि एनर्जी की प्रोपगेशन इधर है। और हमें पता है कि E क्रॉस H इज इक्वल टू S। तो बताओ E और H की या B की क्या डायरेक्शंस होंगी? राइट साइड पर K मिलना चाहिए, और K कैसे मिलता है? I क्रॉस J करके। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड I के अक्रॉस है तो X डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड Y डायरेक्शन। गुड। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा हमने चेंज किया, अब की बार प्रोपगेशन इज अलोंग X डायरेक्शन, यानी कि यूनिट वेक्टर I। तो E और B की क्या डायरेक्शंस रहेंगी? E क्रॉस B इज S, और S जो है वो I कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, X डायरेक्शन में है। तो क्या दो वेक्टर्स क्रॉस होकर के I देते हैं आपको? I J K ऐसे लिखते हो ना। तो अगर आपको I चाहिए तो J क्रॉस K करेंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है Y डायरेक्शन के अलॉन्ग और मैग्नेटिक फील्ड है Z डायरेक्शन के अलॉन्ग। वेरी गुड। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होती वैक्यूम में? स्पीड। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, चाहे माइक्रोवेव्स है, चाहे यूवी रेडिएशन है, कोई भी तरह की किसी भी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उनकी स्पीड या वेलोसिटी वैक्यूम में सेम रहती है, एंड दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। किस तरह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स रिलेटेड हैं? दोनों आपस में परपेंडिकुलर है एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो E और B आपस में परपेंडिकुलर है और वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर है। सेम क्वेश्चन है, स्केच स्कीमेटिक डायग्राम डिपिक्टिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ये आपका NCERT वाला डायग्राम आपको बनाना है, इसे एक दो बार प्रैक्टिस करके जरूर देखिएगा। X के अलोंग है, देखो ये जो ब्लू वाला एनवेलोप जा रहा है, ब्लू वाले पोर्शन के एरोस का आउटलाइन, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जो X डायरेक्शन में साइन वेव की तरह मूव कर रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड है Y में मूव कर रहा है, और दोनों ही आगे बढ़ रही हैं Z डायरेक्शन में। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव v इज इक्वल टू 1/μ0ε है। हाउ डज इट्स फ्रीक्वेंसी चेंज? आप बताइए, अगर किसी मीडियम में जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो किस तरीके से फ्रीक्वेंसी बदलेगी? फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, ये हमने देखा था। जो बदलता है वो है वेवलेंथ लैम्डा। How is the speed of EM waves in vacuum determined by electric and magnetic fields? कैसे निकाल सकते हो आसानी से? हमें पता है कि C इज इक्वल टू E0/B0, जहां पर E0 और B0 पीक वैल्यूज है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड्स या पीक वैल्यूज पता है, तो हम निकाल सकते हैं उस वेव की वेलोसिटी या स्पीड। डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम? व्हाई? यस, ये हम कर चुके हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी है उसके पास, तो इसलिए उनके पास एनर्जी है। और मोमेंटम क्या, कि अगर हम एक चार्ज रख देते हैं उस प्लेन में जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, तो वो एनर्जी एक्वायर करता है, वो मोमेंटम एक्वायर करता है वेव्स से, तो इसलिए वेव्स के पास मोमेंटम भी है और एनर्जी भी है। A plane electromagnetic wave of frequency 25 MHz travels in free space along the X direction at a particular point in space and time. Electric field vector along Y direction है। What is B at this point? Simple. पहले तो आप फॉर्मूला लगाएंगे B is equal to E/C, जो कि वैल्यूज हैं एम्पलीट्यूड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू है, C की वैल्यू इतनी है, तो इतने टेस्ला आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। अब डायरेक्शन देखिए, वेव जो है वो X डायरेक्शन में चल रही है, तो I क्या, तो इसका मतलब J क्रॉस K ही होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग J है जो दिया भी हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग K है, सो द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग Z डायरेक्शन। The oscillating magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by ये इक्वेशन है, ये एक्सप्रेशन है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। अब आपको वेवलेंथ बतानी है, फ्रीक्वेंसी बतानी है, और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये बताना है। इसके लिए, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए बहुत सिंपल है, आप ये हमारी स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन है, इससे आप रिलेट करेंगे या कंपेयर करेंगे। तो अगर हम देखें तो E इज इक्वल टू E0 साइन kx प्लस ओमेगा टी होता है, और k को हम 2π/λ लिख सकते हैं। तो हमने इस तरह से लिख लिया, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है।
क्वेश्चन की दी हुई इक्वेशन इतनी है, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स होना चाहिए। यहाँ पर एक्स के साथ क्या है 300 पाई, तो इसका मतलब 2 पाई बाय लैम्डा 3 पाई, सॉरी ये गलत लिखा है हमने यहाँ, ये 300 पाई होना चाहिए, इसको 300 कर लेना। तो यहाँ से लैम्डा हाँ 1/50 है तो इसका तो 300 ही माना है इसको, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/50 मीटर्स आ गया, या फिर 2/3 सेंटीमीटर्स, राइट। अब जब ये लैम्डा हमारे पास आ गया तो हमें पता है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा या फिर F लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई C बाय लैम्डा से निकाल लेंगे। C हमें पता ही है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड होता है, बाय लैम्डा, लैम्डा कितना है 1/50 मीटर्स। ऐसा हमें काम करेंगे, ये निकाल के रख दिया, ठीक है 2/3 सेंटीमीटर। लेकिन जब भी आप जितना भी करेंगे, वैसे बेसिकली अगर आपको ध्यान दें आप इस चीज को, तो जो 12th में जितनी फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर आप दोनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स नहीं चला रहे बेटा। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में SI यूनिट्स में ही काम करते हैं। यहाँ सेंटीमीटर वगैरह ला करके सिर्फ वो दूसरी जो भी हम फिजिकल क्वांटिटी निकाल रहे हैं उसकी भी CGS यूनिट आएगी, ऐसा नहीं चलता। आपको SI में ही काम करना है, तो मीटर में ही लेना है। यहाँ पर लेंगे आप लैम्डा की ये वाली वैल्यू, C की डाली, डायरेक्टली इतना आ गया फ्रीक्वेंसी 4.5 × 10⁻10 हर्ट्ज। 1 गीगाहर्ट्ज कितना होता है 10⁹ हर्ट्ज इज 1 गीगाहर्ट्ज। अब जब आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई, अगली चीज जो उन्होंने पूछी है वो पूछी है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आप कहाँ से निकालेंगे, सीधा V0 इज इक्वल टू E0/C। तो V0 की वैल्यू कितनी आ गई 10⁻⁻7 टेस्ला। अब एक बात और ध्यान देना, अगर E इज इक्वल टू E0 साइन kx प्लस ओमेगा टी है तो फिर B भी B0 इंटू साइन kx प्लस ओमेगा टी रहेगा। ये अंदर ये वाली जो एक्सप्रेशन है सेम है दोनों के लिए। जो वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड का है एग्जैक्टली सेम वेरिएशन मैग्नेटिक फील्ड का है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की आपको पूरी एक्सप्रेशन मांगेंगे तो बस B0 की वैल्यू 10⁻⁻7 है, जो यहाँ पर 30 थी वो वहाँ 10⁻⁻7 रहेगी, बाकी एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम रहेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये एग्जाम्पल 8.3 आपके NCERT बुक का है, इज गिवन बाय बी वाई सबस्क्रिप्ट में होगा BY इज इक्वल टू सो एंड सो, ठीक है। तो इसका मतलब B की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है Y एक्सिस के अलोंग। व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, जिस तरह से ही पहले वाला था वैसा ही ये भी है। खुद से इसको वीडियो को 1 मिनट के लिए रोक करके खुद से ट्राई करो। चलो, BY का ये एक्सप्रेशन है जो क्वेश्चन में दिया है, और हमें पता है कि ये वो एक्सप्रेशन है जो जनरल इक्वेशन रहती है। तो अब इसे कंपेयर कर लेते हैं फिर से। 2 पाई बाय लैम्डा यहाँ पर कितना है 0.5 × 10⁻³ तो इसका मतलब लैम्डा कितना हो गया, लैम्डा इतना मीटर्स में हो गया। सेंटीमीटर में चाहो तो दो, चाहो तो मत दो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर लैम्डा हमने निकाल लिया, फिर 2 पाई बाय टी, क्योंकि इन्होंने अब की बार फ्रीक्वेंसी मांगी है। फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाय टी कितना है 1.5 × 10⁻11, ये ओमेगा। तो ओमेगा अगर इतना है तो इसका मतलब 1/t कितना होगा, जो कि फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो न्यू इज इक्वल टू 1/t निकाल लेंगे, इज इक्वल टू 1.5 × 10⁻11/2 पाई, जो कि इतने हर्ट्ज या फिर इतने गीगाहर्ट्ज निकल करके आता है। सो बेसिक थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज कंपैरिजन। यहाँ पता है कि ओमेगा टी होता है, तो ये जो कुछ भी है ये ओमेगा है, जो कि 2 पाई बाय कैपिटल डी भी होता है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, टी के साथ जो भी वैल्यू है वो ओमेगा है, और जो भी एक्स के साथ वैल्यू है वो के है, जो कि 2 पाई बाय लैम्डा भी है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है तो सिंपल E इज इक्वल टू या E0 इज इक्वल टू V0 इंटू C, उससे भी हम निकाल लेंगे। अच्छा, अब की बार इन्होंने एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। B जो है Y के अलोंग है, प्रोपगेशन नेगेटिव एक्स है। प्रोपगेशन नेगेटिव एक्स कैसे दिखाई दे रहा है, देखो एक्स में है और यहाँ बीच में प्लस साइन है, तो बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव है और एक्स डायरेक्शन की है, तो इसका मतलब -x में इसका प्रोपगेशन है। तो राइट साइड में जो पॉइंटिंग वेक्टर है वो कितना है -i। ये इस तरीके से करना है आपको, बिल्कुल जो प्रोपगेशन डायरेक्शन वेव की है पहले वो डिसाइड कर लो, तो वो राइट हैंड साइड पर आएगी, क्योंकि E क्रॉस B इज इक्वल टू S होता है। अब ये बताओ, जब -i चाहिए तो कैसे रहेगा, i चाहिए तो आप तो क्या करोगे, J क्रॉस K करते हो, तब घूम करके I मिलता है। अगर -i चाहिए तो K क्रॉस J करोगे, उल्टा चलोगे, तो इसका मतलब पहला वेक्टर K और दूसरा J होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग X डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग Y डायरेक्शन है। और इन्होंने मांगी थी एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, EZ लिखेंगे। अब आप यहाँ पर जो भी साइन फंक्शन के बाहर है वो E0 है, जो अभी हमने निकाला है, यहाँ पर E0 की वैल्यू निकाली थी 60 वोल्ट पर मीटर, तो E0 की वैल्यू रखी और अंदर का एक्सप्रेशन सेम रहेगा, चाहे B के लिए है चाहे E के लिए है।
चलो अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 8.4 ऑफ एनसीईआरटी. Light with the energy flux of 8 watt per centimeter square falls on a non-reflecting surface at normal incidence. If the surface has an area of 20 centimeter square, find the average force exerted on the surface during a 30-minute time span. बेटा यहाँ पर भी आपको आपके टेक्स्ट में या ये आपके चैप्टर में नहीं ये सब चीजें इतने ये वाले सारे फॉर्मूलाज बताए गए हैं, पर ये क्वेश्चन को आप ध्यान दें और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें. जो भी रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं उन्हें साथ ही साथ देखें. तो देखो इसको अगर हम देखें कि अगर हम एनर्जी डेंसिटी देखें तो एनर्जी डेंसिटी कितनी है? टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया पर यूनिट टाइम हम बोलते थे. तो टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया एंड टाइम. तो टोटल एनर्जी निकालनी है तो कितनी हो जाएगी? ये आपकी एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय टाइम. और एनर्जी डेंसिटी कितनी दी है यहाँ पर? 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो जब इसको मल्टीप्लाई कर लिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर से तो ये तो आ गई आपकी पावर, है ना? ये पूरी पावर आ जाएगी आपकी, क्योंकि पर यूनिट एरिया था मल्टीप्लाइड बाय एरिया आ गया. अब जब ये पावर में आप टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर में टाइम मल्टीप्लाई किया तो क्या यूनिट मिलती है? किसकी यूनिट मिलती है? वर्क डन या एनर्जी. तो एनर्जी निकालने के लिए आपने 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि ये यू था मल्टीप्लाइड बाय एरिया जो हमारा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है. यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर हमने 20 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया. दोनों को अलग अलग कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती. टाइम सेकंड्स में निकाला क्योंकि 30 मिनट दिया हुआ था तो सेकंड्स में टाइम हो गया 30 into 60 एंड दिस कम्स आउट टू बी टोटल एनर्जी आपकी कितनी आ गई? 6.48 into 10 to the power 5 जूल्स. तो ये ध्यान रखना है, बस है, सिंपल है कि एनर्जी डेंसिटी इज टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम. नाउ मोमेंटम हमें पता है, अगर टोटल मोमेंटम हमें निकालना है तो टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय सी, क्योंकि पी होता है यू बाय सी. तो ये 3 गलत लिख दिया है, यहाँ पर 3 नीचे आएगा, इसको आप ठीक कर लेना. यहाँ 3 है, ये नहीं है. तो टोटल एनर्जी बाय सी, टोटल एनर्जी अभी हमने निकाली है 6.48 into 10 to the power 5 जूल्स डिवाइड बाय 3 into 10 to the power 8 जो कि आ जाएगी 2.16 into 10 की पावर -3 kg मीटर पर सेकेंड. मोमेंटम है. अब मोमेंटम अगर दिया है, फोर्स कैसे निकालते हो? हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो अगर एवरेज एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन के लिए यहाँ से यहाँ तक एवरेज फोर्स निकालनी है तो आप इंटीग्रेट करोगे. तो इंटीग्रेट करके एफ एवरेज कितनी निकलेगी? P बाय टी. एवरेज है इसलिए 1/t. तो एवरेज फोर्स कितनी आ गई? मोमेंटम अपॉन टाइम. तो टोटल मोमेंटम हम अभी निकाल चुके हैं. टाइम हमें दिया है 30 मिनट्स. 30 मिनट का मतलब होता है 30 into 60 सेकेंड्स, यानी कि 1800, जो कि ये इस तरीके से लिख दिया है. सिर्फ इसलिए लिख दिया है शायद 10 की पावर्स के लिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं. आप 1800 भी लिखो आप. तो एफ एवरेज कितनी आ जाएगी? 1.2 into 10 की पावर -6 न्यूटन्स. अब ये बहुत ही कम वैल्यू है बेटा, 10 की पावर -6 न्यूटन्स. तो बहुत ही कम फोर्स लग रही है किसी भी एक नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर. एक बात और ध्यान देना, यहाँ पर ये क्वेश्चन में नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एट नॉर्मल इंसिडेंस. नॉर्मल इंसिडेंस है क्योंकि हम एनर्जी डेंसिटी नॉर्मल के लिए ही लेते हैं, तो वो वाला एरिया इसलिए इन्होंने परपेंडिकुलर ही रखा है हमारी वेव की डायरेक्शन से. अब इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा एक और सेंटेंस करके छोड़ देती है एनसीईआरटी कि हाउ विल योर रिजल्ट बी मॉडिफाइड इफ द सरफेस इज अ परफेक्ट रिफ्लेक्टर. आप लोग मैकेनिक्स में पढ़ चुके हो कि एक दीवार है, उसके ऊपर एक बॉल आई, टकराई और ऐसे आ गई. तो अगर इलास्टिक कोलिजन है, इसका मोमेंटम चेंज ही नहीं होता तो ये तो रिफ्लेक्शन वाला केस है. और अगर कहीं पर यहाँ पे आपने रेत रखी है और बॉल आई और आ करके पड़ करके यहीं पर ही रुक गई, दिस इज एब्जॉर्प्शन. तो अभी तक हम जो कर रहे थे, अभी ये क्वेश्चन में हमने जो ये किया है, ये यहाँ पर नॉन रिफ्लेक्टिंग सर्फेस के लिए था, तो यहाँ एब्जॉर्प्शन वाला केस था. एब्जॉर्प्शन वाले केस में क्या होगा? एक बॉल आई है, ये वाला केस है कि बॉल आई और आकर के मान लीजिए m into v उसका मोमेंटम था, आकर के अब कितनी होगी? वो रुक गई, तो मोमेंटम कितना हो गया? 0. तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस mv. तो माइनस mv इज द चेंज ऑफ मोमेंटम. और वो मोमेंटम कहाँ गया? वो जो यहाँ पर रेत रखी हुई है उसको ट्रांसफर हो गया. तो हमारे लाइट के केस में भी, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग मोमेंटम एंड एब्जॉर्बिंग मोमेंटम. तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनका मोमेंटम mv था आई और एक ऐसे सर्फेस पर पड़ी जहां पर ये एब्जॉर्ब हो गई, तो उस सर्फेस को इन्होंने कितना मोमेंटम दिया? -mv. तो वो मोमेंटम P इज इक्वल टू यू बाय सी होता है, हमें पता है, जहां पे U है एनर्जी और C है वेलोसिटी ऑफ लाइट. अब हम केस लेते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस का. हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई, पड़ी और रिफ्लेक्ट हो गई 100%, कुछ भी यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं हुई. अगर वो टोटल रिफ्लेक्ट हो गई है, एब्जॉर्प्शन है ही नहीं, तो सारी एनर्जी जो आई थी वो सारी एनर्जी वापस जा रही है, या फिर जिस मोमेंटम से आई थी उसी मोमेंटम से वापस जा रही है. बस डायरेक्शन क्योंकि चेंज हो रही है, हमने ऑब्लिक ले लिया तो XY में तोड़ सकते हो, अदरवाइज ये अगर ऐसे लोगे तो ये बिल्कुल ही उल्टा.
आप किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में माइनस में डाल सकते हो। तो यहाँ पर कितना हो गया, पहले वो mv से आ रही थी, अब माइनस mv हो गया उसका मोमेंटम, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट होगी रिफ्लेक्शन के बाद। तो चेंज कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस mv माइनस प्लस mv कितना हो गया, माइनस 2mv। अब ये जो चेंज इन मोमेंटम है बाउंसी बॉल का, ये कहाँ गया, ये जो चेंज इन मोमेंटम है यही बॉल के पास आया। तो इसका मतलब अगर हमारे कहीं पर भी हमने हाथ रखा है मान लो, और उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आई और आकर के रिफ्लेक्ट हो गई, तो कितना मोमेंटम इंपार्ट होगा हमारे हाथ पर, अब की बार होगा 2 इंटू माइनस 2 इंटू mv, प्लस होगा बल्कि हाथ पे जो आएगा, तो 2 इंटू mv इज 2 इंटू द मोमेंटम, और मोमेंटम कितना होता है u by c। तो एब्जॉर्प्शन के केस में हमने मोमेंटम निकाला u by c से, अगर रिफ्लेक्शन का केस है तो आपको ध्यान रखना है कि मोमेंटम कितना डिलीवर होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू u by c, डबल द मोमेंटम इन एब्जॉर्प्शन केस। तो सेम थिंग जो हमने मैकेनिक्स में किया था, इट हैपेंस विद लाइट आल्सो। लाइट रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ट्रांसफर्स ट्वाइस एज मच मोमेंटम एज लाइट एब्जॉर्ब बाय एन ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो बचा है ये चैप्टर, दिस इज प्योरली थियोरेटिकल। नाउ व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ईएम वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर लो फ्रीक्वेंसी से लेकर के एक लो फ्रीक्वेंसी से लेकर के एक वेरी हाई फ्रीक्वेंसी तक जाती है। और ये सारी की सारी वेव्स जो बीच में लिखी हुई है, लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं, फिर उसके बाद माइक्रोवेव्स हैं, मिलीमीटर वेव्स आएंगी, टेराहर्ट्ज आएंगे, विजिबल स्पेक्ट्रम है, उसके ऊपर जाएंगे तो अल्ट्रावायलेट एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, ये सब की सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। इसमें विजिबल स्पेक्ट्रम जो है, जो हमें दिखाई देती है, लाइट जो हम बोलते हैं, वो हमें थोड़ा सा हमने पढ़ा है 10th में भी, हम जानते हैं कि वो इस तरीके से है ना। अगर हम ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड की है, उसके बाद सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वायलेट की है, और उस विजिबल का तो देखो आप छोटा सा एक हिस्सा है यहाँ बीच में। फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीजिंग में देख रहे हैं तो ये वेवलेंथ डिक्रीजिंग होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ही कम वेवलेंथ रहती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, कुछ भी नहीं है, दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो ज्यादातर वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई ही दिखाते हैं, यहाँ रेडियो वेव से स्टार्ट करते हुए गामा रेज तक इस तरीके से दिखाएंगे। इसको एक आध बार अच्छे से ध्यान से देखना और प्रैक्टिस करने की भी कोशिश करना। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेंज से, दैट इज द रेडियो वेव्स। They are produced by the accelerated motion of charges in the conducting wires. हमने सबसे शुरू में देखा था कि अगर accelerated motion of charge है, oscillatory या vibratory motion है चार्ज का, तो वहां से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट हो सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या थी कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज है वो ही रहेगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, क्योंकि रेडियो वेव्स हमारी लो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं, तो इस फ्रीक्वेंसी की एक्सेलरेशन हम दे सकते हैं चार्जेस को। सो प्रोड्यूसिंग एन ऑल्टरनेटिंग करंट इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट, या वायर के अंदर एक ऑल्टरनेटिंग करंट जा रहा है जो उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, तो वहां एंटेना में जो प्रोपगेट होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो हो जाएंगी रेडियो वेव्स। तो इस फ्रीक्वेंसी की वेव्स को हम कर सकते हैं एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेस से प्रोड्यूस। दे यूज्ड इन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम्स वगैरह में ये यूज होते हैं, हमें सब पता है। और they are generally in the frequency range of 500 kilohertz to about 1000 megahertz। 500 kilohertz से लेकर के 1000 megahertz तक की ही रेंज है जो रेडियो वेव्स की है। तो बेसिकली ये 0.5 मेगाहर्ट्ज से लेकर 1000 मेगाहर्ट्ज तक है। एफएम रेडियो आप लोग सुनते हैं, एफएम में क्या फ्रीक्वेंसी रहती है ट्रांसमिशन की, रेडियो सिटी की क्या है 91 मेगाहर्ट्ज और 92.7, 93 रेडियो मिर्ची वगैरह। तो मेगाहर्ट्ज की रेंज में जो रहती हैं फ्रीक्वेंसीज, दे आर नोन एज रेडियो वेव्स। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो पहले जो यूज होता था, जो विविध भारती चलती थी, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में लो फ्रीक्वेंसी हम रेंज लेते थे, किलोहर्ट्ज की रेंज में होता था, 530 किलोहर्ट्ज से लेकर के 1710 किलोहर्ट्ज तक था। सो एंड हाई फ्रीक्वेंसीज अप टू 54 मेगाहर्ट्ज आर यूज्ड फॉर शॉर्ट वेव बैंड। शॉर्ट वेव बैंड्स के लिए भी यूज होते हैं, डिफरेंट कम्युनिकेशन बैंड्स हैं रेडियो फ्रीक्वेंसीज। टीवी वेव्स है 54 मेगाहर्ट्ज टू 890 मेगाहर्ट्ज। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड को हम यूज करते हैं फॉर टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। अभी बात करी थी एफएम की, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड रेडियो बैंड्स जो हैं 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक जाते हैं। Cellular phones use radio waves to transfer voice communication in the ultra high frequency UHF band में cellular phones use होते हैं।
सेल्युलर फोन्स की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा जितना भी ये ट्रांसमिशन, मोबाइल ट्रांसमिशन चल रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये टर्म्स आती हैं 2G, 3G, 4G और आजकल 5G पर काम चल रहा है। तो क्या आप लोगों को बच्चों क्लियर है कि 2G कैपेबिलिटीज क्या क्या थी? भाई 2G वाज सेकंड जनरेशन, सबसे पहले कुछ आया, उसके बाद जो पहला चेंज आया दैट वाज सेकंड जनरेशन। इसकी कैपेबिलिटीज क्या थी? GSM 900 और GSM 1800 बैंड में चलता था। 3G जब थर्ड जनरेशन आया तो और उसमें एडवांसमेंट्स और बेटर होने लगा, फास्टर डेटा रेट ट्रांसफर होने लगा और यहाँ पर वीडियो कॉल्स वगैरह आपको मिलने लगी। ये 3G में आया था। 2G में तो बस आपको डेटा सर्विसेज मिली थी, जो ये टेक्स्ट वगैरह करते हैं, SMS वगैरह करते हैं आप, ये सब 2G में था। उसके बाद उससे बेटर हुआ यहाँ पर 3G में। 4G और बेटर हो गया, जो फोर्थ जनरेशन आया, इसमें अल्ट्रा ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस आ गया मोबाइल डिवाइसेस के लिए, जो आपके स्मार्टफोन्स आ गए हैं। और ये स्मार्टफोन्स हैं, और ये स्मार्टफोन्स वैसे यहीं पर ही स्टार्ट हो गए थे आपके 3G में, लेकिन अब जो फोन्स हैं वो पूरा आपका जितना काम लैपटॉप पर होता है उतना ही फोन पर भी हो जाता है इंटरनेट से। तो वो सब सर्विसेज जो बहुत हाई एंड सर्विसेज थी, और ये वायरलेस मोडेम्स वगैरह लैपटॉप्स के लिए आ गए, ये 4G था। और अब 5G में तो बात आती है कि अल्ट्रा हाई स्पीड और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ रहेगी, उस तरीके का डेटा ट्रांसफर जो बहुत हाई स्पीड कैपेबिलिटीज रखेगा, दैट इज 5th जनरेशन या 5G नेटवर्क। और मिनिएचराइजेशन भी बहुत ज्यादा होगी 5G में। अब सेकंड पार्ट जो हम देखेंगे, अगर जैसे फ्रीक्वेंसी में चल रहे थे तो लो फ्रीक्वेंसी में रेडियो वेव्स थी, रेडियो वेव्स से थोड़ी ऊपर आती है हमारी माइक्रोवेव्स। इनको शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स भी कहा जाता है, क्योंकि रेडियो वेव से ऊपर फ्रीक्वेंसी अब कम वेवलेंथ है इनकी। माइक्रोवेव्स गीगाहर्ट्ज रेंज में आती हैं। गीगाहर्ट्ज इज 10 to the power 9 हर्ट्ज। इस रेंज की हम फ्रीक्वेंसीज को माइक्रोवेव्स कहते हैं। और इनको माइक्रोवेव्स की प्रोडक्शन के लिए स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती हैं। क्लिस्ट्रॉन्स है, मैग्नेट्रॉन्स है, गन डायोड्स हैं, ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हो गई। मैग्नेट्रॉन्स वो आपके जो माइक्रोवेव ओवन में लगा होता है वो मैग्नेट्रॉन है, क्लिस्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरीके की ट्यूब्स होती हैं जिनसे माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस होती है। इंडिया में माइक्रोवेव का काफी काम है, सीरी पिलानी वगैरह में अच्छा काम है। वैसे भी थियोरेटिकली और रिसर्च वर्क भी माइक्रोवेव्स के फील्ड में लो फ्रीक्वेंसीज पर काफी काम है। Due to their short wavelengths, they are suitable for the radar system used in aircraft navigation. जितने रेडार्स काम करते हैं सब माइक्रोवेव रेंज में करते हैं। रेडार आपको पता है ना, और रेडार की फुल फॉर्म पता है बच्चों? बताओ। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। Radar also provides the basis for the speed guns used to time fast balls, then tennis services, automobiles वगैरह बहुत सारी एप्लीकेशन है। माइक्रोवेव्स के बहुत एप्लीकेशंस हैं जो अभी हम और आगे आप ये बात ध्यान रखना बेटा, ये इस चैप्टर में अब जो ये वाला पोर्शन आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम जितना पढ़ रहे हैं दिस इज प्योरली थियोरेटिकल। आपको एक के बाद एक हम बताते चले जाएंगे, हर पर्टिकुलर वेवलेंथ के हिसाब से जितनी भी कैटेगराइजेशंस हैं हम सब बता रहे हैं। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज सब कुछ बताएंगे, लेकिन यहाँ पर देखा जाएगा तो कुछ भी इन डेप्थ नहीं है इनको रिलेटेड। यहाँ पर आपने जनरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए जो पढ़ी है थ्योरी वही सब पर चलती है। यहाँ कुछ अलग से मैथमेटिक्स नहीं है, कुछ अलग से एनालिसिस नहीं है। ये जितना भी पोर्शन बताया जा रहा है ये सब एप्लीकेशन ओरिएंटेड है कि एक कैटेगरी में क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, किस तरीके की वेव्स कहाँ कहाँ यूज हो सकती हैं, सिर्फ इतना ही है। ओवरव्यू हम जरूर ले रहे हैं इसका, लेकिन एनालिसिस जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक साथ होती है। ये देखो 5G के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं कि 4G स्पेक्ट्रम जो था यहाँ पर 6 गीगाहर्ट्ज के अराउंड तक था मैक्स। और यहाँ अब जब हम 5G की बात करते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए, तो हम मिलीमीटर वेव रेंज में आ जाते हैं। वही रेंज है ऑलमोस्ट जो सर जेसी बोस ने यूज करी थी, और तब वो इसीलिए लैब से बाहर उसको प्रैक्टिकली नहीं इंप्लीमेंट कर पाए थे, क्योंकि आजकल भी चैलेंज है इसको। इतना मिनिएचराइज हो जाते हैं, इतने छोटे हो जाते हैं सर्किट्स, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो चलते हैं ना वो वेवलेंथ के हिसाब से चलते हैं। λ/10 का सर्किट है मान लो, तो λ/10 जब हम यहाँ काम करेंगे छोटी सी फ्रीक्वेंसी पर बड़ी वेवलेंथ पर, तो वो तो एक बड़ा सर्किट बनेगा। लेकिन जब हम हाई फ्रीक्वेंसी छोटी वेवलेंथ पर यहाँ कहीं काम करेंगे λ/10 सर्किट पे, तो इतना छोटा या मिनिएचराइज सर्किट हो जाएगा जिसे बनाना आसान नहीं होता। 5G में अब यहीं पर काम हो रहा है, खूब बैंडविड्थ है, बहुत सारी हाई डेटा रेट्स मिलेंगे और अच्छे एफिशिएंट हमको परफॉर्मेंसेस मिलेंगी। यहाँ ये देखो, ये माइक्रोवेव रेंज इन जनरल हम यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि एग्जैक्टली कोई शार्प डिमार्केशन नहीं होती है कि एग्जैक्ट इस फ्रीक्वेंसी तक रेडियो वेव्स हैं, एग्जैक्टली इसके बाद माइक्रोवेव आएंगी और उसके एग्जैक्टली बाद मिलीमीटर वेव आएगी। नहीं, बहुत कुछ ओवरलैपिंग रीजन्स होते हैं। बहुत बार हम एक पर्टिकुलर रीजन को मिलीमीटर में ले लेंगे, बहुत बार माइक्रोवेव में भी ले सकते हैं। तो कोई ऐसे एकदम शार्प डिमार्केशन नहीं होती है। माइक्रोवेव ovens। ना माइक्रोवेव ovens इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एक्चुअली क्या है, ये कोई डिस्कवरी वगैरह नहीं है, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं जिसको डिस्कवर किया गया था। ये तो बाय चांस, कहते हैं एक साइंटिस्ट थे वर्ल्ड वॉर 2 में जो रेडार के पास खड़े थे, तो उनकी जेब में रखी हुई चॉकलेट मेल्ट हो गई।
अब जेब में रखी हुई चॉकलेट मेल्ट होगी, तो उन्होंने कहा कैसे मेल्ट होगी, तो वहां से आया कि जो रेडार से माइक्रोवेव्स ट्रांसमिट हो रही है, उन्होंने उस चॉकलेट को मेल्ट कर दिया। दैट मीन्स माइक्रोवेव्स कैन प्रोड्यूस अ हीटिंग इफेक्ट। और हीटिंग इफेक्ट कैसे, आप रेजोनेंस पढ़ चुके हो। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है कि अगर कहीं किसी भी एक पर्टिकुलर, यहाँ पर हम वाटर मॉलिक्यूल्स की देखेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वाटर मॉलिक्यूल्स की वो माइक्रोवेव रेंज में आती है। अब इन वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब माइक्रोवेव आएंगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैचिंग कोई भी वेव अगर उसके ऊपर सुपर इम्पोज होती है तो क्या होता है, तो ये बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगेगा और वो वाइब्रेशन एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करेगी हीट। सो the frequency of the microwave is selected to match the resonant frequency of water molecule so that the energy of the waves is transferred efficiently to the kinetic energy of molecule। कौन सी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी ना, भागने नहीं लगेंगे इधर से उधर, वाटर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगेंगे। तो जब ये माइक्रोवेव की एनर्जी यहाँ पर आई, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट है तो ये हाई एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करने लगे, तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है, वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी है वाटर मॉलिक्यूल्स की, ये टेम्परेचर बढ़ा देती है ऑफ एनी फूड कंटेनिंग वाटर। तो यहाँ पर मैग्नेट्रॉन है, देखो एक मैग्नेट्रॉन होगा जो माइक्रोवेव्स को प्रोड्यूस करेगा। वेव गाइड के थ्रू ये हम माइक्रोवेव्स अंदर लेकर के जाएंगे उस चेंबर में जो आपको दिखाई देता है, और उसको एक कांच का दरवाजा लगा होता है, आपको पता है ये यहाँ पर, ये उसके अंदर आप खाना रखते हैं। माइक्रोवेव्स मेक फूड मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट, बेसिकली दे मेक द वाटर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट, पर क्योंकि साथ में वहीं पर ही पानी जो है वहाँ खाने के अंदर रखा है, तो रेजोनेंस इफेक्ट्स पे दैट फूड गेट्स हीटेड अप। कभी ध्यान दिया है कि जो कांच का दरवाजा लगा होता है इसके ऊपर एक शीट लगी होती है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, दे आर एब्जॉर्बर्स बेटा। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं। आपकी जो ये यहाँ माइक्रोवेव्स आ रही है ना, ये इधर से एक बार आएगी तो इतना काम नहीं करेगी, यहाँ एक रिफ्लेक्टर लगाया है, तो एक बार वो नीचे आई, यहाँ से रिफ्लेक्टर से यहाँ गई, फिर उसके बाद यहाँ भी एक रिफ्लेक्टर से यहाँ आई, तो बार बार माइक्रोवेव्स उस फूड में पास करती है, और जितनी बार वो पास करेंगे उतनी बार वो वाइब्रेट करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स को, तो वहाँ हीटिंग होगी ऑफ द जो भी खाना आपने रखा है जिसके अंदर पानी है, तो पानी के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे, वो खाना गर्म हो जाएगा। अब वो रिफ्लेक्शन के बाद कहीं ना कहीं कोई किसी एक एंगल से बाहर आ सकती है, और ये दीज आर वेरी वेरी हार्मफुल माइक्रोवेव्स। अगर हम ऐसे डायरेक्टली हमारे ऊपर आएंगी तो ये हार्मफुल है। तो यहाँ पर आपकी जो कांच का दरवाजा है इसके ऊपर एब्जॉर्बर्स लगे होते हैं, एक ऐसे आपको लगता है कि जैसे एक स्टिकर सा चिपका है जिसमें छोटे छोटे होल्स हैं, दीज आर एब्जॉर्बर्स, ताकि अगर इस दरवाजे के ऊपर माइक्रोवेव कहीं आ जाती है किसी भी एक एंगल से, अगर ओनली कहीं पर आकर के यहाँ दरवाजे तक आएगी तो उसको वो रिफ्लेक्ट कर देगा या एब्जॉर्ब कर लेगा। ये है वाटर मॉलिक्यूल्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो 2.45 गीगाहर्ट्ज है जो माइक्रोवेव रेंज में आती है। तो अगर वे इस फ्रीक्वेंसी की माइक्रोवेव्स वाटर मॉलिक्यूल्स पे पड़ेंगी तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा इस रेडिएशन को, और वहां पर वाइब्रेशंस हो जाएंगी रेजोनेंस इफेक्ट से, एंड द मॉलिक्यूल्स शेयर द, और उसके आसपास का जो खाने के और मॉलिक्यूल्स हैं वो उस हीट को एब्जॉर्ब कर करके गर्म हो जाएंगे। अच्छा एक बात और, वन शुड यूज पोर्सलेन वेसल्स एंड नॉट मेटल कंटेनर्स। ये आपने ध्यान दिया होगा कि माइक्रोवेव ओवन में कभी भी मेटल नहीं रखते हैं, कि आप इसके स्टील या एल्यूमिनियम या लोहे के बर्तन नहीं रख सकते हैं। आप वहां पर हमेशा क्या रखते हैं, आप प्लास्टिक रखेंगे या ग्लास रखेंगे। वो इसलिए रखेंगे क्योंकि माइक्रोवेव्स जब कंडक्टर पे पड़ेंगी तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेट होंगे, और वो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो देन प्रोड्यूस अ डेंजर ऑफ गेटिंग अ शॉक, क्योंकि वहां पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे वो चार्जेस। तो मेटल्स जो है वो नहीं रखे जाते। दूसरी बात क्या है, मेटल वहां पर मेल्ट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हीटिंग ऐसी नहीं है कि पहले जैसे आप गैस पर बर्तन रखते हैं तो क्या होता है, पहले बर्तन गर्म होता है और फिर बर्तन के बाद खाना गर्म होता है। यहाँ डायरेक्टली वाटर मॉलिक्यूल्स पहले एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स पहले हीट हो रहे हैं, उनसे खाने के मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं, उसके बाद आपका बर्तन पर आएगा। तो जो प्लास्टिक के बर्तन वगैरह जो आप रखते हैं, कांच का बर्तन है, प्लास्टिक का है, वो गर्म नहीं होता, आप उसको पकड़ के निकाल लेते हैं, क्योंकि हीट कहाँ जनरेट हुई है, हीट जनरेट हुई है खाने के अंदर। ऐसा नहीं है कि पहले बर्तन गर्म हुआ है और फिर खाने में हीट आई है। तो अगर वहां मेटल का रहेगा तो एक तो चार्ज एक्यूमुलेट होगा, और चार्जेस के वहां पर वो मूवमेंट से वहां हीट भी होगा, इतना ज्यादा हो सकता है कि वो मेल्ट भी हो जाए। तो वहां कभी भी माइक्रोवेव ओवन्स में हम लोग मेटल के कंटेनर्स नहीं रखते। बेसिक प्रिंसिपल माइक्रोवेव ओवन का क्या है, टू जनरेट माइक्रोवेव रेडिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी। कौन सी चाहिए, 2.45 गीगाहर्ट्ज के अराउंड चाहिए इन द वर्किंग स्पेस ऑफ द ओवन वेयर वी कीप फूड। दिस वे एनर्जी इज नॉट वेस्टेड इन हीटिंग अप द वेसल। सीधा खाना ही गर्म होता है। नाउ कमिंग ऑन टू इंफ्रारेड वेव्स, अब आते हैं हम इंफ्रारेड वेव्स की तरफ माइक्रोवेव्स के ऊपर।
मिलीमीटर वेव्स और टेराहर्ट्ज वगैरह यहाँ पर आपको नहीं बताया गया है। अदरवाइज माइक्रोवेव्स के ही जो हाई एंड स्पेक्ट्रम है वो मिलीमीटर वेव्स हैं, फिर उसके बाद टेराहर्ट्ज है। सबसे ज्यादा काम आज की डेट में जो चाह रहे हैं लोग करना, दैट इज टेराहर्ट्ज, 10 to the power 12 हर्ट्ज। ये इसलिए है क्योंकि जितनी भी ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इनकी एक बहुत गलत प्रॉपर्टी बोलेंगे, जो एडवर्स इफेक्ट है हमारे ऊपर, वो ये है कि ह्यूमन बॉडी के सेल्स को, कोई भी लिविंग सेल्स को जो उनको ये आयनाइज कर देती है। आयनाइज कर देती है मतलब जो हमारे सेल्स हैं उनके अंदर आयंस तो बॉडी में पूरा ही है, तो उसको आयनाइज कर देती है, वहाँ म्यूटेशंस वगैरह प्रोड्यूस हो सकती हैं जो कैंसर कर सकती हैं। लेकिन टेराहर्ट्ज ऐसी हैं हाई एंड की फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस जो कि हमारे बॉडी के सेल्स को आयनाइज नहीं करती। जैसे हमारे ऊपर जब लाइट पड़ती है, जब धूप पड़ती है, तब हम थोड़ी ना कहते हैं कि धूप में रहेंगे तो आयनाइज हो जाएंगे सेल्स, तो कैंसर होगा। उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है कि वो हमारे सेल्स को आयनाइज नहीं करती। उसी तरीके से टेराहर्ट्ज भी आयनाइज नहीं करती। तो दीज आर सेफ रेडिएशंस। अभी एयरपोर्ट वगैरह में काफी ऐसे देश हैं जिन्होंने वहां पर टेराहर्ट्ज चेंबर्स बनाए हैं, क्योंकि टेराहर्ट्ज इमेजिंग है, वो टेराहर्ट्ज इमेजिंग करते हैं, वो टेराहर्ट्ज को पास कराते हैं ह्यूमन बॉडी में से, तो जहां जहां मेटल है पता चल जाता है। तो उस तरीके की हम एक्सरे वगैरह से तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक व्यक्ति बार बार अगर जाएगा कहीं एयरपोर्ट पे, बाय एयर ट्रैवल कर रहा है, तो बार बार अगर एक्सरेज उसके अंदर से पास करोगे तो वो तो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा। लेकिन टेराहर्ट्ज इमेजिंग कर सकते हैं क्योंकि टेराहर्ट्ज हार्मफुल नहीं है। तो टेराहर्ट्ज में काम बहुत ज्यादा हो रहा है, यहाँ आपको नहीं दिया है इस चैप्टर में, पर वो वही माइक्रोवेव के हायर एंड फ्रीक्वेंसीज पर आता है। इंफ्रारेड्स जो है वेव्स हैं, वो प्रोड्यूस कैसे होते हैं? दे आर प्रोड्यूस बाय हॉट बॉडीज। आपने हॉट बॉडी रेडिएशंस पढ़े होंगे, तो हॉट बॉडीज और मॉलिक्यूल्स जो है वो रेडिएट करती है इंफ्रारेड वेव्स। दे आर लॉन्ग वेवलेंथ एंड ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। तो माइक्रोवेव एंड जो है फ्रीक्वेंसी का नीचे है, ऊपर आपका विजिबल स्पेक्ट्रम है, तो यहाँ कहीं आती है इंफ्रारेड रेज, IR स्पेक्ट्रम। समटाइम्स रेफर टू एज हीट वेव्स। इनको हीट वेव्स के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ज़्यादातर जो मटेरियल्स में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रेजेंट, वो बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से इंफ्रारेड वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और ये NH3 के मॉलिक्यूल्स भी इंफ्रारेड वेव्स को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं। और जब वो एब्जॉर्ब कर लेंगे कोई भी रेडिएशन को, कोई भी मॉलिक्यूल, तो उनका थर्मल मोशन बढ़ने लगेगा, तो दे हीट अप एंड देन दे हीट देयर सराउंडिंग्स। फिजिकल थेरेपी में जो ये फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, वो कई बार वो सिकाई के लिए कुछ लैंप्स लेके आते हैं जिसमें से लाल लाल रंग की रोशनी निकलती है। दीज आर इंफ्रारेड लैंप्स। क्यों? क्योंकि इंफ्रारेड रेज जो है हीट प्रोड्यूस करती हैं, तो वो सिकाई के काम आ जाती है। इंफ्रारेड रेडिएशंस का एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारी अर्थ को गर्म रखने में, एंड दैट इज थ्रू ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली क्या है, आप लोगों को आइडिया तो होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट ये है कि जब सनलाइट आती है तो वहां पर एटमॉस्फेयर से, जब सन से लेकर यहाँ पर आ रही है अर्थ के सरफेस तक, तो वहां पर एब्जॉर्ब तो आसानी से हो जाती है, अंदर आ जाती है, एंड देन इट इज री-रेडिएटेड एज इंफ्रारेड। जब वो किसी हमारे अर्थ के सरफेस पर पड़ के रिफ्लेक्ट होती है, तो वहां पर उसकी वेवलेंथ चेंज होती है और वो लॉन्गर वेवलेंथ की बन जाती है। तो सनलाइट जब आ रही है, अर्थ के ऊपर पड़ रही है, तब तो इजीली आ गई, यहाँ पर से आकर के इसकी वेवलेंथ बढ़ गई। अब जब इसकी वेवलेंथ बढ़ गई तो ये इंफ्रारेड रीजन में आ गई। और ये जो बड़ी रेडिएशन है, बड़े वेवलेंथ की रेडिएशन है, जिसका लैम्डा ज्यादा है, विजिबल स्पेक्ट्रम के नीचे की फ्रीक्वेंसी है या ज्यादा वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी है, ये ट्रैप हो जाती है, ये एटमॉस्फेयर में से आसानी से नहीं बाहर जा पाएगी। तो ये जो है यहीं रह जाएंगी, और ये हीट वेव्स हैं, तो ये प्रोड्यूस करती हैं तो वार्मिंग इफेक्ट ऑफ अर्थ। इंफ्रारेड डिटेक्टर्स हम अर्थ सैटेलाइट्स में भी यूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में काफी मतलब सेमीकंडक्टर जो LEDs होते हैं, वहां से इंफ्रारेड, आपने देखा होगा लाल लाल रंग के LED, तो वो इंफ्रारेड रेज एमिट करते हैं, जिनको आप ये टीवी के रिमोट्स वगैरह जो है, इन सब में इंफ्रारेड डिटेक्टर्स और एमिटर्स रहते हैं। अब इंफ्रारेड वेव्स को हीट वेव्स क्यों कहा जाता है? इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी विजिबल से कम है, तो दे वाइब्रेट नॉट ओनली द इलेक्ट्रॉन्स बट द एंटायर एटम और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। होता क्या है बेटा, जो भी चीज एब्जॉर्ब कर रही है किसी रेडिएशन को, तो उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत हद तक डिपेंड करती है उसके साइज पर। तो जो एटम का साइज है वो इस तरीके का है कि वो विजिबल स्पेक्ट्रम पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, लेकिन हायर वेवलेंथ लैम्डा वाली IR या इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो कुछ अगर हाई एंड फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस हैं, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को वाइब्रेट करा सकती हैं, लेकिन इंफ्रारेड रेडिएशंस पूरे के पूरे एटम्स या मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करा सकते हैं। तो जब एटम और मॉलिक्यूल वाइब्रेट होने लगेंगे तो इंटरनल एनर्जी जो है उस पूरे सिस्टम की बढ़ जाएगी, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसीलिए इनको हीट वेव्स कहा जाता है। अब आ जाते हैं विजिबल रेज पर। विजिबल रेज वही है आपकी रेड से लेकर के वायलेट तक। तो ये रहा आपका 4 × 10⁻14 हर्ट्ज
और ये है 7 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो कौन सी रेड है और कौन सी वायलेट है बताओ? हाई फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, वायलेट की या रेड की? वायलेट। तो ये वायलेट है और ये रेड है, और इसके बीच में आता है आपका येलो। डिफरेंट एनिमल्स आर सेंसिटिव टू डिफरेंट रेंजेस ऑफ वेवलेंथ। हम लोग तो यही देख पाते हैं जैसे हम विजिबल बोलते हैं, लेकिन स्नेक्स जो है वो इंफ्रारेड वेव्स को भी देख लेते हैं, और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो अल्ट्रावायलेट को भी देख लेते हैं। तो वायलेट के ऊपर जो जाएगी फ्रीक्वेंसी वो अल्ट्रावायलेट यूवी रेज हो गई, और जो रेड से नीचे होगी वो इंफ्रारेड या IR रेडिएशंस हो गई। हमारी आंखों की जो ह्यूमन आइज की सेंटर ऑफ सेंसिटिविटी है, दैट कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ द वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सन। तो ह्यूमंस कैसे इवॉल्व हुए थे? विजन्स मोस्ट सेंसिटिव टू द स्ट्रॉन्गेस्ट वेवलेंथ फ्रॉम द सन। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है तो जिस चीज को देखना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो जो सन से आने वाली रेज हैं उसमें जो मिड फ्रीक्वेंसी है वो स्ट्रॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, उसके लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव है हमारी आंखें। अल्ट्रावायलेट रेज हो गए। अब वायलेट से ऊपर की फ्रीक्वेंसी, तो ये 4 × 10⁻⁻7 मीटर्स इतना इसका वेवलेंथ है, उससे लेकर के 6 × 10⁻−10 एंगस्ट्रॉम में आ गया, मीटर्स में जाएंगे तो ये आपकी अल्ट्रावायलेट रेज हो जाती हैं। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल लैम्प्स एंड वेरी हॉट बॉडीज। तो हॉट बॉडीज जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस भी देती हैं, और वेरी हॉट बॉडीज जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज देती हैं। सबसे ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज हमको सन से मिलती है, और ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है ये हार्मफुल होती है हमारे लिए, हमें पता है। लेकिन क्यों इतनी हमें हम नहीं कर पा रही है? क्योंकि ओजोन लेयर है बीच में। तो ओजोन लेयर जो हमारे एटमॉस्फेयर की है 40 से 50 किलोमीटर ऊपर जो हमसे है, वो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है अल्ट्रावायलेट रेज को, और इस कारण से हम तक वो बहुत कम पहुंच पाती है और हमको इतना ज्यादा नुकसान नहीं कर पाती। इसलिए बच्चों, ओजोन को बचाना है, कोई भी इस तरह का काम नहीं करना जिससे ऊपर की ओजोन लेयर में छेद हो और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आए और बहुत सारे लोगों को कैंसर हो जाए। साथ ही साथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है ऑर्डिनरी ग्लास भी एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब अगर आप कांच की खिड़की लगा करके वहां पर धूप ले रहे हैं अंदर, तो आपको टैनिंग नहीं होगी, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस वो काला कर देते हैं ना, धूप में निकले काले हो गए, तो वो टैनिंग हो जाती है। तो अगर कांच में से आ रही है धूप, तो काफी हद तक वो कांच की जो खिड़की है, खिड़की पे लगा हुआ जो कांच है वो एब्जॉर्ब कर लेगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, तो आप इतने काले नहीं होंगे। जो लोग जो लोग वेल्डिंग करते हैं वो स्पेशल ग्लास गॉगल्स पहनते हैं, इसीलिए ताकि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस प्रोड्यूस हो वेरी हॉट बॉडी से निकल रही है ना, तो वो निकलने वाली वो उसमें हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। साथ ही साथ कुछ आंखों के ऑपरेशंस होते हैं, जैसे लेसिक है, लेजर असिस्टेड इन सीटू केरेटोमाइलियोसिस आई सर्जरी। ये आपका मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया हटाने के लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को यूज करके कर्वेचर जो होता है आइज का, उसको ठीक किया जाता है। और अल्ट्रावायलेट लैंप्स जो है जर्म्स को भी किल करने के लिए यूज होती हैं। आजकल कोरोना के वायरस को मारने के लिए भी अल्ट्रावायलेट रेस को यूज किया जा रहा है। वाटर प्यूरिफायर्स में यूज होते हैं पानी के अंदर जो जर्म्स है उन्हें मारने के लिए। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस। एक्स रेस, अब अल्ट्रावायलेट से ऊपर आई आपकी एक्स रेस, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ और कम हो गई, 10 नैनोमीटर से लेकर के 10⁻⁻4 नैनोमीटर्स तक। सबसे ज्यादा कॉमन वे जो जनरेट करने का एक्सरे है कि एक मेटल को हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स से बॉम्बार्ड करा दिया जाए। तो एक मेटल लिए और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बॉम्बार्ड कराए, तो जो यहाँ पर एक्स रेज भी एमिट होंगी। एक्सरेज जो है हाईली डैमेजिंग है, बहुत ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि आयनाइज कर देती है ह्यूमन सेल्स को और लिविंग टिश्यूज को डिस्ट्रॉय तक कर सकती हैं, और इसलिए एक्सरे का एक्सपोजर अच्छा नहीं है। ये बस जब बहुत ही जरूरी हो, हड्डियों में कोई मतलब कुछ फ्रैक्चर है या कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है, तभी एक्सरेज किए जाते हैं। गामा रेज, तो सबसे ऊपर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हायर मोस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है गामा रेज। तो अपर फ्रीक्वेंसी रेंज में आते हैं, इनकी बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी 10⁻⁻10 मीटर से लेकर 10⁻⁻14 मीटर तक जाता है। गामा रेज निकलती है ज्यादातर न्यूक्लियर रिएक्शंस में, और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर जितने भी हैं वो गामा रेज को प्रोड्यूस करते हैं। इनको कैंसर सेल्स की डिस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है। मतलब ये इतने ज्यादा हार्मफुल है कि एग्जैक्टली पता है कहाँ पर अगर कैंसर है तो एग्जैक्टली वहीं पर उस रीजन में ही गामा रेज को दे करके वो एक रीजन को खत्म कर दिया जाता है। तो जो कैंसर का ट्यूमर वगैरह है उनके इलाज में ये काम आते हैं। अब देखो, अगर हम एक ब्रॉड ओवरव्यू ले
तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स हमें पता है कि वो रेडिएट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लेकिन साथ ही साथ द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ऑफन कोरिलेटेड विद द कैरेक्टरिस्टिक साइज ऑफ द सिस्टम दैट रेडिएट्स इट। तो जो सिस्टम है जहां से रेडिएशन निकल रही है उसके साइज के ऑर्डर की ही वेवलेंथ ऑलमोस्ट हमें मिलती है। तो गामा रेडिएशन क्या है, उसकी वेवलेंथ बहुत कम है, तो ये एटॉमिक न्यूक्लियस से निकलेगी, क्योंकि आपका एटम है, एटम के बीच में छोटा ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के ऑर्डर की गामा रेडिएशन है जो कि बहुत छोटी है। फिर उसके बाद आई वेवलेंथ बढ़ गई एक्सरेज में, तो एक्सरेज निकल सकती है एटम्स में से, हेवी एटम्स, तो वो एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो एटम के साइज के ऑर्डर की हो गई। रेडियो वेव्स क्योंकि बहुत ही ज्यादा वेवलेंथ रख रही हैं, काफी छोटी फ्रीक्वेंसी है, तो वो तो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन से ही निकल रही हैं। ट्रांसमिटिंग एंटेना कैन मोस्ट इफेक्टिवली रेडिएट वेव्स हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ अबाउट द सेम साइज एज दैट ऑफ एंटेना। तो जो एंटेना का साइज होता है वहां पर हम वेवलेंथ से ही डिसाइड करते हैं कि कितना बड़ा एंटेना बनाना है। विजिबल रेडिएशन जो है हाउएवर आर मच लॉन्गर इन वेवलेंथ दैन एटॉमिक साइज। तो ज्यादातर जो एटम्स हैं उनसे हमारी विजिबल रेडिएशन की वेवलेंथ काफी ज्यादा है। ये एप्लीकेशंस हैं, हर एक पर्टिकुलर कैटेगरी की एप्लीकेशंस आपको जैसे दो करके यहाँ पर दी हैं, इस तरीके से बेटा आपको तैयार करनी है। कहीं से भी देखें या यहाँ से देखें या अपना एनसीईआरटी से देख करके तैयार करें। बेसिकली ये जितना थ्योरेटिकल था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जितना हमने डिस्कस किया है, इसके ऊपर तो आपको टोटल एप्लीकेशन ओरिएंटेड ही देखना है कि कौन सी तरह की वेव्स कहाँ से निकल सकती है, क्यों निकलती है और क्या क्या उनका यूज है। और अगर बच्चों आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक जो आपको समझ नहीं आया, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसका आपको सोल्यूशन समझना है, तो जस्ट लीव अ मैसेज इन द कमेंट सेक्शन। आप अपना मैसेज छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर या जो भी क्वेश्चन आप चाहते हैं कि आपको उसका अच्छा सोल्यूशन मिले, या फिर कोई भी टॉपिक आप चाहते हैं समझना, आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर दीजिए। आपका नेक्स्ट वीडियो तैयार आपको थोड़े दिनों में मिलेगा। If you like this video, please like, subscribe to channel and share it amongst your friends. Also, you can press the bell icon so that you get the notifications. अगर आप चाहते हैं कि नया जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। Remember children, there are no secrets to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. So all the very best. Keep studying. खूब पढ़ो, खूब खुश रहो।